मैं क्यों भाई, मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं आई एम द मोस्ट सिक्योर पर्सन इन लाइफ, मेरे को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है लाइफ में। मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है सबसे। हाँ। अब मैं लेट छोड़ू तो मेरा गलती नहीं है, ये लोग का गलती है जो लेट आए। मैं स्टार्ट ही करने का सोच रहा हूँ, बट बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये लोग अभी आराम से आ जाएंगे तो अपना उतना लेट हो जाएगा। चल आजा जल्दी। आ जाओ जल्दी, आ जाओ एवरीबॉडी। हो ही नहीं रहे, हाँ हो रहे। ठीक है, बंद कर दे फिलहाल, जो आएगा अभी फुर्सत में उसको गेट की। अजून कोणी आहे बाहेर? ठीक है, बैठ जाओ। ऑल राइट गाइज, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब कोई भी गुड सेल होता है, अब सब लोग आ जाओ। अगले जो भी 1 hour 45 minutes है, एकदम पावर पैक अच्छा सेशन रहेगा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट्स। एज अ टीचर अगर आप मुझे पूछोगे सर आपको मतलब कौन से यूनिट्स पढ़ाने में, कौन से चैप्टर्स पढ़ाने में अच्छा लगता है एज अ टीचर, ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट वगैरह तो है ही, बट सोगा का ना यूनिट 2 आई पर्सनली लव, ब्यूटीफुल यूनिट एंड बहुत कंसेप्चुअल है और इजी भी है। बस कंसेप्ट को एक एक करके समझना है। लेट्स गेट रेडी एवरीबॉडी। जो भी क्या करना है लाइट का, क्यों लेकिन दिख तो रहा है सब कुछ अभी, ठीक है। ऑल राइट दोस्तों, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत हम यूनिट 2 के पहुंच चुके हैं, विच इज नेम्ड एज कंडीशन एंड वारंटी। रेडी हो आप लोग? सेल इज टिपिकली अ बार्गेन बिटवीन बायर एंड सेलर। जब भी सेलर गुड्स को सेल करने का ट्राई करेगा, जैसे मैं ये बाटली को बेचने का ट्राई करेगा, मेरा एफर्ट रहेगा मैं कुछ स्टेटमेंट्स पास करूं, मैं कुछ वक्तव्य पास करूं विच विल इंड्यूस यू टू परचेज द प्रोडक्ट। अब मैं जो स्टेटमेंट बोलता हूं वो हर एक स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी है ये भी जानना बेहद जरूरी है। सो सेलर विल ट्राई टू मेक सम स्टेटमेंट, सम रिप्रेजेंटेशंस सो दैट द बायर परचेसेस द गुड्स। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। सर्वेश जो है ना, वो एक दिन दुकान में गया और दुकान में वो एक शर्ट ट्राई कर रहा था, उसको वो वाला शर्ट अच्छा लगा, व्हाइट कलर का शर्ट है, उसके ऊपर रेड कलर का पोलका डॉट से, फॉर सम रीजन उसको अच्छा लगा। तो उसके बाद सर्वेश जैसे ही वो शर्ट पहन के बाहर आया, तुम लोग को पता है हम बॉयज लोग को ना जिंदगी में दो ही लोग हैंडसम बोलते हैं, एक हमारी मम्मी और दूसरा सेल्समैन। जैसे ही वो चेंजिंग रूम से बाहर आया, उधर वो सेल्समैन था। सेल्स बोल रहा है अच्छा दिख रहा हूं सर्वेश, सॉरी। उसके बाद सेल्समैन बोलता है अरे भैया क्या बोलूं मैं आपको, आप तो एकदम ऋतिक रोशन की तरह दिख रहे हो, क्या मस्त लग रहे हो भैया, ऐसा वो सेल्समैन बोलता है। तो सर्वेश एकदम खुश है। उसके बाद सर्वेश अपने घर पे जाता है, बाय दैट टाइम उसका शादी हो चुका है। तो सर्वेश तब अपने घर पे जाता है और घर पे ठीक है सर्वेश वो शर्ट पहन के जाता है। तो उसकी वाइफ दरवाजा खोलती है और सर्वेश को देख के हंसने लग जाती है। सर्वेश बोल रहा है क्या हो गया, हंस क्यों रही है? वाइफ बोलती है कि तेरे को डेयर किसने दिया ये शर्ट पहनने का? सर्वेश बोलता है क्यों, लग रहा हूं कि नहीं मैं ऋतिक रोशन? वाइफ बोलती है ज्यादा से ज्यादा राजपाल यादव तो लग रहा है। तो सर्वेश को गुस्सा आता है, तू कहती है कि ये शर्ट पहन के भी मैं ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिख रहा? तो वाइफ कहती है अभी शक्ल कैसे चेंज होगी? सो इन दिस पर्टिकुलर केस सर्वेश को आता है गुस्सा और सर्वेश जो है वो शर्ट लेकर वापस दुकान में जाता है और वो दुकानदार को कहता है भैया मुझे ये शर्ट वापस करना है क्योंकि ये शर्ट को पहनने के बाद भी मैं ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिख रहा। अब यार शर्ट पहन के शक्ल कैसे बदलेगी? बराबर। सो क्या ही कैन द सेलर, मतलब इज द सेलर बाउंड टू टेक बैक द गुड्स? कि सेलर ने एक स्टेटमेंट पास की थी कि आप तो भैया एकदम ऋतिक रोशन लग रहे हो, ठीक है, कोई गर्ल रहेगी तो आप तो एकदम माधुरी दीक्षित लग रहे हो, ऐसा वो स्टेटमेंट पास करते हैं। बट डज दैट स्टेटमेंट हैव एनी वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ? क्या ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है? इस स्टेटमेंट का एज सच कोई वैल्यू नहीं है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं जब मोबाइल खरीदने गया था, अब मुझे एक चीज मालूम है कि वन प्लस का ना बैटरी का काफी बार इश्यू होता है। तो मैंने उनको पूछा भैया ये फोन का बैटरी लाइफ तो अच्छा है ना? तो मेरे को भैया बोला अरे सर आप क्या चिंता करते हो, ये फोन का बैटरी चांद तक जाएगा।
ये फोन का बैटरी चांद तक जाएगा। बोला भाई मेरे को चंद्रयान चाहिए भी नहीं, फोन का बैटरी चाहिए। बोला हाँ सर चलेगा। अब फोन का बैटरी चांद तक जाएगा, इस स्टेटमेंट को कोई वैल्यू है क्या? सो ये जो सारी चीजें है ना कि आप लग रहे हो सुंदर सुंदर ओ हसीना, या फॉर एग्जाम्पल ये फोन का बैटरी चांद तक जाएगा, इन स्टेटमेंट को कोई वैल्यू नहीं है। दीज आर नॉट द रिप्रेजेंटेशन, दीज आर नॉट द स्टेटमेंट्स मेड, ठीक है, इन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत के स्टेटमेंट्स ही नहीं है, दे हैव नो वैलिडिटी। बट फॉर एग्जाम्पल सर्वेश ने पूछा भैया ये शर्ट किस मटेरियल का है, और भैया बोलता है ये शर्ट प्योर कॉटन का है, इन रियलिटी पॉलिएस्टर का होता है। नाउ कैन सर्वेश रिटर्न द गुड्स? यस, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट थी कि ये जो पर्टिकुलर शर्ट है वो प्योर कॉटन का है, दिस स्टेटमेंट वॉज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली चलो ये फोन का बैटरी चांद तक जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट सपोज भैया ने मुझे बोला कि सर इसके अंदर ना ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, बट इन रियलिटी इट वॉज ओनली अ क्वाड कोर प्रोसेसर, 8 वाला नहीं था 4 वाला ही था। नाउ कैन आई रिटर्न द फोन? यस, यानी ये जो स्टेटमेंट्स है दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर बाइंडिंग। So those representations and statements which are part of the contract, which are binding on the parties, is called as stipulation. क्या बोलते हैं इनको? एंड स्टिपुलेशंस की कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू होती है। वो स्टेटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो तो बराबर ही होना चाहिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, लेकिन सारे स्टिपुलेशन इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। 2 एग्जाम्पल लेकर इन चीजों को समझते हैं। ऐसे ही लेक्चर बैठता रहा तो लेट अस से झील को ख्याल आएगा, बैठ जा जल्दी, झील को ख्याल आएगा कि यार मैं शहर वाली जिंदगी के लिए बनी ही नहीं हूं, मैं एक काम करती हूँ, बहुत हो गई पढ़ाई, बहुत हो गई मेहनत, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती भाई, अगले जन्म जनरेशनल वेल्थ दिला दो, या अगले जन्म ठीक है कहीं पे बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में जन्म दे दो। ऐसा करके क्या हो गया झील? एग्जाम्पल लू ना तेरा दोस्तों, झील जो है ना वो डिसाइड करती है मैं अब जाऊंगी लद्दाख में और मैं लद्दाख में ही सेटल हो जाऊंगी। झील अपनी पुंगसुक वांगड़ू बनना चाहती है, ठीक है, लद्दाख में जाके सेटल हो रही है। तो झील जो है उसको लद्दाख तक पहुंचने के लिए और लद्दाख में चलाने के लिए गाड़ी का जरूरत है। तो झील जाती है सुजुकी के शोरूम और झील बोलती है भैया मुझे पहाड़ों में चढ़ने वाली गाड़ी चाहिए, आई नीड अ कार विच कैन रन ऑन द हिल्स। वो जा रही है पहाड़ों में, बराबर। तो भैया बोलता है अच्छा मैडम आपको पहाड़ों में चढ़ने वाली गाड़ी चाहिए, और वो ऐसा वो इससे निकाल देता है कार से, वो क्या होता है उसका कवर निकाल देता है, बोलता है ये देखो ये हमारी मारुति सुजुकी सेलेरियो, ऐसा करके वो सेलेरियो गाड़ी दिखाता है। अब सेलेरियो जिनको मालूम नहीं है, सेलेरियो एक वैगनार थी जो कभी बड़ी हो ही नहीं पाई, ठीक है, एकदम ऐसा कोई तो बीच का मॉडल है, वो क्या है किसी को नहीं पता। देखो डिजायर इज अ सेडान, वैगनार या ऑल्टो आर हैचबैक्स, एंड एज फार एज सेलेरियो इज कंसर्न इट इज नथिंग। वो क्यों है पता नहीं, बट है तो सही। तो सेलेरियो उसने दे दिया। तो झील जो है वो सेलेरियो रेके पहाड़ों में चल पड़ी। मुंबई से दिल्ली तब तक एक्सप्रेसवे बन चुका है, तो बिना कोई सिग्नल बिना कोई हॉर्न 10 घंटे में दिल्ली टच। दिल्ली से मनाली भी 4 लेन का बड़ा हाईवे, तो तब तक झील को ना कोई भी कठिनाई फेस ही नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों झील जैसे ही गाड़ी पहाड़ों में चढ़ाने लगी, मनाली के आगे पहुंच गई लेह जाने के लिए, लद्दाख जाने के लिए, तो वो झील ना पहाड़ों में स्टार्ट करती है। तो वो ना फर्स्ट गियर दबाती है और वो जोर से जोर लगा के हिस्सा करती है, तो दोस्तों गाड़ी उसी स्पीड से रिवर्स जा रही है। झील फर्स्ट गियर दबा रही है, गाड़ी रिवर्स आ रही है, फर्स्ट गियर रिवर्स। तो कहना है झील की गाड़ी पहाड़ चढ़ ही नहीं पा रही है। तो झील को आया गुस्सा और झील वैसे ही मनाली से वापस आ गई मुंबई, और वो दुकानदार को बोलती है मैंने तुम्हें एक पर्पस बोला था, मुझे गाड़ी क्यों चाहिए? द पर्पस इज दैट आई नीड दिस पर्टिकुलर कार सो दैट इट कैन रन ऑन हिल्स। ये गाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ पा रही। कहना है गाड़ी का पहाड़ में चढ़ना एक स्टिपुलेशन था, एक ऐसा स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन था जिसकी कानूनी तौर पे वैल्यू है। और ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि झील को गाड़ी ही क्यों चाहिए थी पहाड़ों में चढ़ने के लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था मेरे दोस्तों दैट अगर झील की गाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ रही है, शुड झील हैव राइट टू रिटर्न द कार? यस, एंड आल्सो सू द सेलर फॉर डैमेजेस? यस। ऐसा स्टिपुलेशन, ऐसा आई वुड से स्टेटमेंट विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा स्टिपुलेशन, ऐसा स्टेटमेंट विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? और जब कंडीशन का उल्लंघन होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, जैसे झील की केस में हुआ, पहाड़ों में चढ़ने वाली गाड़ी चाहिए, गाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ पा रही है, इन दिस पर्टिकुलर केस दोस्तों राइट टू रेप्यूडिएट यानी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलता है, प्लस यू कैन सू द सेलर फॉर डैमेजेस। कोई डाउट इसमें? एब्सोल्युटली नो डाउट। चलिए अब थोड़ा सा इस सिचुएशन को मॉडिफाई करते हैं एंड लेट अस से पंडित जी डिसाइड करते हैं कि मुझे भी पहाड़ों में जाना है, ठीक है, पंडित जी डिसाइड करते हैं मुझे भी पहाड़ों में जाना है, कहीं पे वहीं पे मनाली लद्दाख कहीं पे तो मैं सेटल हो जाऊंगा।
और पंडित जी जाते हैं और कहते हैं, उसको क्यों तोड़ा? पंडित जी जाते हैं और कहते हैं कि वो उसको भी तो पहाड़ों वाली गाड़ी लगेगी, भैया मुझे पहाड़ों वाली गाड़ी चाहिए। और मेरी दोस्त झील को आपने कैसा गाड़ी दिया था मेरे को अच्छे से मालूम है। मैं बोला, नहीं नहीं नहीं, आपको अच्छे से पहाड़ों में चढ़ने वाली गाड़ी मिलेगी। तो पंडित जी को डर गए वो देख के और बोलते हैं, हाँ बिल्कुल आपको पहाड़ों में चढ़ने वाली गाड़ी मिलेगी। फिर उसके बाद क्या था वो, एनीवेज वो हॉन्टेड है ये मालूम है ना तुमको। एनीवे हाँ, अभी सुनो सब लोग, इसीलिए तो बनने नहीं ना दे रहे बिल्डिंग, हॉन्टेड है। इसका कुछ बहुत बड़ा इतिहास है, मैं कभी बता दूंगा। हाँ ए, यूनिट 2 होने दो। अरे सुनाना है स्टोरी। अब स्टोरी तो चल रही है, पंडित जी जो है उसको पहाड़ों में चढ़ने वाली गाड़ी चाहिए। तो दुकानदार बोलता है ये देखो पहाड़ों में चढ़ने वाली गाड़ी, और इस बार वो जिम्नी देता है, जिम्नी पहाड़ों में चढ़ सकती है। ठीक है, तो पंडित जी बोले यस पहाड़ों में चढ़ने वाली गाड़ी मिलेगी। उसके बाद दिव्यांशु जो है वो मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मनाली बेझिझक बिना कोई रुकावट पहुंच जाता है, बिकॉज बीच में कोई सिग्नल नहीं है, पूरा एक्सप्रेस वे टू एक्सप्रेस वे खेल रहा है, वो एकदम 120 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा है। उसके बाद दिव्यांशु पहुंच जाता है मनाली, और मनाली से लेह का जो रास्ता है, ठीक है, उसमें तो बहुत ज्यादा मोड़ है, बहुत ज्यादा घाट है। तो ऐसे में चालू हो जाता है दिव्यांशु गाड़ी को पहाड़ों में ले जाने का। गाड़ी पहाड़ जबरदस्त चढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिव्यांशु जैसे ही पहाड़ों में चढ़ रहा था, एक जगह पे थोड़ा कंजेशन हुआ, थोड़ा ट्रैफिक हुआ। तो दिव्यांशु ने पहली बार हॉर्न को लगाया, हॉर्न को दबाया, और जैसे दिव्यांशु ने हॉर्न को दबाया आवाज आया, आई एम द बाबी गर्ल इन द बाबी वर्ल्ड। दिव्यांशु बोला कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो दिव्यांशु ने वापस हॉर्न को दबाया, वापस वही गाना, कौन सा वाला, आई एम द बाबी गर्ल इन द बाबी वर्ल्ड लाइव पे। हाँ चलो ठीक है, या तो दिव्यांशु का ये गाड़ी का हॉर्न का आवाज देख के आजू बाजू वाले लोग जमा हो गए। बोलता है भाई लद्दाख छोड़, वाइब तो इधर ही है, वापस बजा वापस बजा, मजा आ रहा है। ऐसा करके दिव्यांशु को त्रास दिया। ठीक है, नॉर्मली हॉर्न होता है ट्रैफिक को हटाने के लिए, दिव्यांशु का हॉर्न ही ट्रैफिक का कारण बना। लोग गाड़ी उधर ही पार्क कर रहे हैं, उधर ही लोग सब लोग आ गए और बोलते लेट्स डांस, लेट्स पार्टी, लेट्स गो बारबी, लेट्स डू पार्टी, वो सब उधर ही चल रहा है इन लोग का। दिव्यांशु को ऐसा थोड़ा हो गया कि यार ये इंसल्टिंग है मेरे लिए, अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ जो भी हुआ, बट चलो ठीक है, गाड़ी पहाड़ तो चढ़ रही थी। उसके बाद दिव्यांशु मुंबई आया और वो दुकानदार को कहता है भैया गाड़ी ठीक नहीं है। भैया बोलते क्या हुआ, पहाड़ नहीं चढ़ी? बोलते बहुत अच्छे से चढ़ी। तो क्या दिक्कत है? गाड़ी का हॉर्न अच्छा तो है, दबाओ। तो उसने हॉर्न को दबाया, वापस वही आवाज, अच्छा तो है नहीं, तो वो वाला लगाओ, चलो चाहिए 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 चाहिए, चलो वो वाला लगाओ। बोलते अरे नहीं नॉर्मल वाला हॉर्न बजा दे यार, ये सब क्या किया है? भैया बोलता है ठीक है। दिव्यांशु बोलते हैं मैं पूरी गाड़ी ही लौटाना चाहता हूँ। कैन दिव्यांशु रिटर्न द कार? नो। बट क्या ऐसे गाड़ी को हॉर्न का चलना पहाड़ों में चढ़ने के लिए इसेंशियल नहीं है। ऐसा नहीं कि हॉर्न से गाड़ी चल रही है, लेकिन क्या ना सेफली गाड़ी को चलाने के लिए हॉर्न तो चाहिए, और अच्छा वाला हॉर्न चाहिए। सो इन दिस केस कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इतनी सीवियर नहीं है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़े। तो क्या ना ऐसे जो प्रॉब्लम है, जो उल्लंघन है, इट इज नॉट इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो झील का गाड़ी पहाड़ ही नहीं चढ़ सकता, दिस स्टिपुलेशन इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन दिव्यांशु का गाड़ी का हॉर्न से अजीब अजीब आवाजें आ रही है, ये दोस्तों कोलैटरल है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। and those stipulations which are collateral indirectly related to the main purpose of the contract are called as warranty। क्या बोलते हैं इनको? एंड वारंटी का अगर उल्लंघन होता है ना, यू हैव राइट टू सू द सेलर फॉर डैमेजेस, बट यू डू नॉट हैव राइट टू रेप्यूडिएट, मतलब कैंसल। रिसेंट का ही सिनोनिम है रेप्यूडिएट, यू डू नॉट हैव राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कोई डाउट इसमें दोस्तों? ऑल राइट, तो एक बार जिस मुकाम तक है वहां तक मैं एक बार आपको वापस पहुंचा देता हूं। स्टेटमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन सेलर तो करेगा ताकि वो बायर को ललचाए कि तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर। हालांकि हर एक स्टेटमेंट या हर एक रिप्रेजेंटेशन का उतना ही वैल्यू नहीं है। देयर आर सम रिप्रेजेंटेशंस व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप ऋतिक रोशन की तरह दिख रहे हो, या ये बैटरी जो है वो चांद तक जाएगी, इन स्टिपुलेशंस का कोई लीगल परिणाम नहीं है और उनके उल्लंघन पे कुछ भी नहीं होगा। सपोज सर्वेश ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में ठीक है दुकानदार कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेगा। क्या हो गया तेरे को? वो प्लास्टिक सर्जरी करके कुछ होता है, वो माइकल जैक्सन ने किया था, वो बता रहा हूं बस। चलो ठीक है, तो ऋतिक रोशन जैसा दिख सकता है।
चांद तक जाएगा बोल रहे। एनीवेज, बट दो स्टेटमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस व्हिच हैव लीगल इफेक्ट व्हिच आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन के भी दो टाइप्स है, बिकॉज हर एक स्टेटमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट थोड़ी है। ध्यान से सुनना, इफ द स्टिपुलेशन इज essential to the main purpose of the contract, it is called as condition, and in case of breach of condition, the buyer can repudiate the contract as well as sue the seller for damages. Comfortable? Whereas if the stipulation is collateral, indirectly important, collateral अभी सबको समझता है, indirectly important, if the stipulation is collateral, indirectly important to the main purpose of the contract, it is a warranty, and in case of breach of warranty, can I repudiate the contract? No, but I can sue the seller for damages. Super. अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज कंडीशन है या वारंटी, डिपेंड करता है कि वो चीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल है कि नहीं। तो ऐसे में उन्होंने तीन चीजों के बारे में स्पेसिफिक गाइडेंस दिया है कि कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल है कि नहीं, इस बात को लेकर। नॉर्मली हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, नॉर्मली टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स में, जब मैं गुड्स को डिलीवर करता हूं, जनरली टाइम इज ऑफ इसेंस, whereas in case of time of payment generally time is not of essence। हम हमेशा से ये बात की है कि दो बिजनेसेस जब गुड्स को डिलीवर करने का कोई डेट फिक्स करते हैं, वो उसी डेट को ठीक है डिलीवर होना चाहिए। हालांकि जब एक बिजनेस को दूसरे को एक पर्टिकुलर डेट को पेमेंट देनी है, तो 2 या 3 दिन के डिले से ना किसी का घर बन रहा है ना किसी का घर टूट रहा है, तो टाइम ऑफ पेमेंट इज जनरली नॉट ऑफ इसेंस, टाइम ऑफ डिलीवरी इन अ बिजनेस इज जनरली ऑफ इसेंस। बाकी किसी चीज में ठीक है, कोई चीज, कोई टर्म एंड कंडीशन इसेंस है कि नहीं, डिपेंड्स अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। यहां तक ठीक है। और एक आखिरी डिस्कशन यहां पे करना है दोस्तों जरूरी। लेट्स से पंडित जी डिसाइड करते हैं कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल नहीं करना है। चलो गाड़ी में, सॉरी पंडित जी ने, झील डिसाइड करती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कैंसिल नहीं करना है। मानती हूं कि मैं पहाड़ों में ये गाड़ी नहीं चला पाऊंगी, लेकिन इधर डोंबिवली में तो मेरे घर वाले तो चला सकते हैं गाड़ी, बराबर ना। सो दैट इज द पॉइंट। सो झील डजंट वांट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, शी जस्ट वांट टू सू, बट वो कहती है मेरा जो इंसल्ट हुआ, उधर जाके मैं वापस आई, उधर टोविंग का चार्जेस लगा, मुंबई दिल्ली वाला टोल लगा इतना ज्यादा, पेट्रोल का चार्जेस लगा, ये सब में वसूल करके रहेगी सेलर से। कैन झील डिसाइड कि मेरे को गाड़ी चाहिए लेकिन मैं डैमेजेस के लिए सेलर को सू करेगी? यस। इसका मतलब झील इज कन्वर्टिंग अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इनटू अ ब्रीच ऑफ वारंटी। समझे आप लोग? बट उल्टा अलाउड है क्या पंडित जी बोल सकता है आई वांट टू कन्वर्ट अ ब्रीच ऑफ वारंटी इनटू ब्रीच ऑफ कंडीशन? नो। समझ गया आपको? सो ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर आप में पेशेंस है तो एक और छोटा सा पॉइंट आपको बताना है, उसके बाद अपन सीधा टेक्स्ट बुक जाएंगे। ये चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कितने पार्ट्स है? 3। पहला कंडीशन एंड वारंटी एज अ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे पार्ट में उन्होंने कुछ इंप्लाइड मतलब अज्यूम्ड कंडीशंस और इंप्लाइड वारंटीज दिए, वो दूसरा पार्ट होगा। और तीसरा पार्ट लेट द बायर बीवेयर मतलब केविएट एम्प्टोर। ये 3 पार्ट में चैप्टर खत्म। अच्छे से पेशेंस रखना, कुछ पॉइंट्स है जो शायद आपको लिखवा भी दूंगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा सिलेबस सेक्शन 13 के अंतर्गत 4 ऐसे केसेस देता है, 4 केसेस वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 4 केसेस वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का तो भारी भरकम उल्लंघन हुआ है, ब्रीच ऑफ कंडीशन, सॉरी देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन मतलब स्टिपुलेशन विच इज essential to the main purpose of the contract। जैसे पहाड़ों का, सॉरी गाड़ी का पहाड़ों पे चढ़ना is a stipulation which was very important for G, तो वो कंडीशन थी। वही गाड़ी का हॉर्न खराब होना ये एक वारंटी है, इट्स अ कोलैटरल थिंग। सो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बट बायर कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। 4 ऐसे केसेस है जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन तो है लेकिन बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। रेडी हो आप लोग? केस क्रमांक 1 वेवर। वेव करना किसी भी चीज को मतलब सरेंडर कर देना। सो इन केस ऑफ वेवर व्हाट इज हैपनिंग, झील डिसाइड करती है चलो ठीक है मैं गाड़ी को तो रख लूंगी बिकॉज मेरे मम्मी पापा इधर मुंबई में गाड़ी को चला सकते हैं, भले पहाड़ों में ना चले गाड़ी। दूसरा चीज, झील ने सोचा मेरा डैमेजेस होगा कितने रुपए का, सब मिला के कुछ 30-40 हजार रुपए का, वही लॉयर का फी ही 1 लाख से स्टार्ट होगा। तो झील सोचती है जाने दो मैं डैमेजेस भी नहीं मांगेगी, इसको बोलते हैं वेवर। झील ने अपने एज अ बायर सारे अधिकार सरेंडर कर दिए, which means झील is neither going to repudiate the contract nor suing the seller for। तो पहला केस जहां पे कंडीशन का उल्लंघन तो हुआ है लेकिन बायर डिसाइड्स नॉट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द सेलर, इसको क्या बोलेंगे? वेवर यानी माफ कर देना। दूसरा, झील कहती है
दूसरा झील कहती है कि मैं, ठीक है, गुड्स तो वापस नहीं करूंगी, लेकिन आई विल सू द सेलर फॉर डैमेजेस, यानी शी इज कन्वर्टिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन, कन्वर्जन ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन इनटू ब्रीच ऑफ, ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को वो वारंटी में कन्वर्ट कर रही है कि वो सिर्फ डैमेजेस मांग रही है, गुड्स को वापस नहीं दे रही है। अब तीसरा और चौथा अच्छे से थोड़ा सुन लेना। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर एक नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट में, सीवियर करना, सेपरेट करना, तो नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, ऐसे किसी नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने एज अ बायर पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट की है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, नक्षत्रा बायर थी एंड लेट्स से आशय सर सेलर है। नक्षत्रा ने ऑर्डर किया था 100 टन ऑफ व्हीट फ्रॉम आशय सर। अब आशय सर जो है ना, उन्होंने नक्षत्रा को फिलहाल 60 टन ऑफ व्हीट दे दिया, और वो व्हीट ना थोड़े खराब क्वालिटी का था। व्हीट जितना उसने एक्सपेक्ट किया था वो क्वालिटी का नहीं था, उसने मुझे एक पर्टिकुलर क्वालिटी बताई थी बट वो क्वालिटी का नहीं था। लेकिन नक्षत्रा ने ये 60 टन जो व्हीट है वो रीसेल भी कर दिया, शी हैज रीसोल्ड इट। जब नक्षत्रा किसी गुड्स को रीसेल करती है, शी बिलीव्स दैट शी इज द ओनर। The moment you resell the goods, you accept yourself as the owner, मतलब you accept the previous transaction of sale। अब बाकी का जो 40 टन है ना, सेम ही क्वालिटी का है जो 60 टन का है। अब क्या नक्षत्रा अचानक बोल सकती है अरे क्वालिटी खराब है? तूने पार्ट डिलीवरी अगर एक्सेप्ट किया है, इन केस ऑफ नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ा नहीं जा सकता, क्या ना 100 टन का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट बना है, इट कैन नॉट बी ऐसा ब्रोकन डाउन। सो नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई बायर पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट करता है, अगर कोई बायर पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट करता है, तो ही कैन नॉट रिजेक्ट द रिमेनिंग पार्ट, प्रोवाइडेड वो रिमेनिंग पार्ट 40 टन का उसी क्वालिटी का है जो 60 टन का। सो तीसरा केस जहां पे कंडीशन का शायद उल्लंघन हुआ है, व्हीट का क्वालिटी जितना उसने मांगा था वैसा नहीं था, और उसने जो कि पहले 60 टन एक्सेप्ट किए, पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट किया, तो रिमेनिंग गुड्स के लिए क्या वो कंडीशन का उल्लंघन हुआ ऐसा मानेगी? नहीं मानेगी। सो इन अ नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट, इफ द बायर एक्सेप्ट्स part delivery, then he waives off the right, he waives off the condition for the remaining part। यहां तक ठीक। चौथा वाला पॉइंट का भी एक जबरदस्त एग्जांपल है। चौथा पॉइंट है where the condition is excused by law। कंडीशन इस क्या लिखा है इन्होंने, एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों सिद्धार्थ को, ठीक है, 2050 की बात है, तब तक सिद्धार्थ एकदम रिच चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, ठीक है, 5 BHK नरीमन पॉइंट में अपार्टमेंट है, और ऐसे 2-4 ऑडी, BMW, रोल्स रॉयस वगैरह सब घूमती है, ठीक है। सिद्धार्थ एकदम रिच है। सिद्धार्थ के पास है गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स के बाजू में तालाब, तालाब के अंदर है वाटरप्रूफ मछली, सब कुछ है उसके पास। एनीवे, अरे वो फिर हेरा फेरी में नहीं है क्या? हाँ, तो सिद्धार्थ जो है वो सोचता है मैं ना इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाइब्रिड गाड़ी खरीदेगा। हाइब्रिड मतलब ऐसी गाड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलती है और डीजल या पेट्रोल पे भी चलती है। तो सिद्धार्थ गया शोरूम में लेट से था राजन, और राजन को सिद्धार्थ बोला कि मुझे ना एक हाइब्रिड गाड़ी चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल है मर्सिडीज का कोई टॉप मॉडल बोलो ना, मेरे को ये सब नहीं मालूम रहता। अबे बेंज इज ब्रांड नेम, चल ऐसा कोई तो एकदम टॉप गाड़ी का टॉप मॉडल कौन बता रहा है? यू नो समथिंग? जी वैगन इज मर्सिडीज का? चलो ठीक है, वैगनर की तरह नहीं लग रहा। एनीवेज, मालूम है, आई नो जी वैगन। सो मर्सिडीज जी वैगन इसको चाहिए हाइब्रिड में। हाइब्रिड मतलब दोनों, ईवी भी है प्लस डीजल या पेट्रोल पे भी चलेगी, एंड देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों हमारा जो सेल्समैन है राजन, वो कहता है वी विल गिव यू द डिलीवरी ऑफ दिस कार आफ्टर अ मंथ, बिकॉज वो सेटअप वगैरह करने को टाइम लगेगा। तो ऐसे में, ठीक है, 1 महीने का टाइम है, देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल मेड, ओनरशिप कब पास होगी? आफ्टर अ मंथ। उस बीच अचानक, ठीक है, वो 1 महीने के अवसर के बीच अचानक, ठीक है, उस टाइम के जो भी मोदी जी रहेंगे वो रात के 8 बजे अचानक टीवी पे लाइव आते हैं। इस बार नोटबंदी नहीं होगी, इस बार कुछ और होगा, सुनो ध्यान से। तो मोदी जी शुरू हो जाते, उस टाइम के मोदी जी, 2050 की बात करो, काफी टाइम है मित्रों मेरे भाई। और पहली बात ना, मोदी जी को 1.5 पे बात करनी चाहिए भाई, वो जो स्पीड से बात करती है मेरे से सुना ही नहीं जाता है। तो मोदी जी थोड़ा फास्ट, हम लेक्चर को 2x पे देखते हैं, आप ये क्या कर रहे हो? चलो मित्रों, भाई और बहनों, आज रात 12 बजे, जैसे ही आज रात 12 बजे मतलब सबकी फट गई, सब लोग ने फटाक से बैंक के सामने कैश डिपॉजिट कर दिया, भाई वापस कोई नोटबंदी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आज रात 12 बजे से जितने भी
जितने भी डीजल या पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां हैं उनका सेल हम प्रोहिबिट करते हैं, हम उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। तो ऐसा मोदी जी का अनाउंसमेंट था। ऐसी कोई भी गाड़ी जिसके अंदर पेट्रोल या डीजल का कोई भी अंश है, कोई भी कंटेंट है, वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अब क्या मर्सिडीज जी वैगन का हाइब्रिड मॉडल बिक सकता है जिसमें डीजल भी है? नहीं बिक सकता। तो क्या ना इससे इसकी सिद्धार्थ की कंडीशन थी कि मेरे को जी वैगन हाइब्रिड में चाहिए, बट क्या ना से मोदी जी ने ही आके ये हाइब्रिड मॉडल को अलाउ ही नहीं कर दिया, बैन ही कर दिया। सो कहने से दिस कंडीशन इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। बिकॉज ऑफ दिस सिद्धार्थ इज बाउंड टू एक्सेप्ट मर्सिडीज जी वैगन इलेक्ट्रिक मॉडल। सर प्राइस पूरी भरेगा हाइब्रिड वाली? नहीं, प्राइस भी इलेक्ट्रिक वाली भरेगा, बट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिक मॉडल। व्हाई? बिकॉज जो कंडीशन सिद्धार्थ ने रखी थी हाइब्रिड मॉडल की, नाउ इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉ। लॉ बोला इसलिए प्रोहिबिट हो गया। तो ऐसे में सिद्धार्थ इज बाउंड टू एक्सेप्ट द सेम मॉडल बट इन इलेक्ट्रिक वर्जन। सिद्धार्थ मना नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता, बिकॉज सिद्धार्थ ने वो जी वैगन हाइब्रिड खरीदने का वादा किया जिसमें से डीजल अब अलाउड ही नहीं है, तो बचा सिर्फ ईवी। समझे आप लोग? 4 केसेस जहां पे कंडीशन का उल्लंघन हुआ है, इसके बावजूद भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। गुड्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं हो रहा है, गुड्स वापस नहीं दिए जा रहे। पहला वेवर, वेवर मतलब सरेंडर करना, वो जो भी राइट्स थे। वेवर की केस में आप ना ही गुड्स वापस करते हो, ना ही डैमेजेस के लिए सू करते हो। सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन इनटू अ ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी आप इस बार गुड्स को तो वापस नहीं करते, भले कंडीशन का उल्लंघन हुआ है, बट यू सू द सेलर फॉर डैमेजेस। आ गया तेरा फल वाला? आज क्या लेकर आया है? गोभी? चल, तीसरा एक इनसेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट में, इनसेपरेबल मतलब नॉन सिवियरेबल, when the buyer has accepted part delivery of goods he cannot reject the remaining part, जो वही कंडीशन का उल्लंघन है। नहीं नहीं वो नेगो में क्या था मालूम है? क्वेश्चन 16 में पार्ट पेमेंट अगर किया आफ्टर डिसऑनर तो विदाउट प्रेजेंटमेंट बाकी भी उससे पेमेंट हम मांग सकते हैं, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। पर चलो आप पढ़ तो रहे हो, भले गलत पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे। सो पार्ट डिलीवरी, देखो ये 60 टन में भी ना ब्रीच ऑफ कंडीशन, उसने मांगा था फर्स्ट क्वालिटी व्हीट, सपोज मैंने भेजा सेकंड क्वालिटी व्हीट, सो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, बट शी हैज एक्सेप्टेड दैट 60 टन। आपको कैसे पता सर? रीसेल किया ना, रीसेल मतलब एक्सेप्ट किया, तो कैन शी रिजेक्ट द रिमेनिंग 40 टन जो कि उसी सेकंड क्वालिटी के है ना? बंद नहीं होगा ऐसी, सॉरी। उसके बाद चौथा, वेयर कंडीशन इज एक्सक्यूज बाय लॉ। एग्जाम्पल ये समझा आपको अच्छे से? सो ठीक है, पार्ट पार्ट में हम लिखेंगे। हमारा 1/3 1/3 चैप्टर इज डन। देवी और सज्जनों, ओपन करो आपका लॉ का बुक एंड लेट अस बिगिन फ्रॉम पेज नंबर, सुपर, पेज नंबर 7.19 पे पधारो सब लोग। बहुत अच्छा चैप्टर है। स्टिपुलेशन एज टू टाइम, रेलेवेंट चीजें मार्क करते जाते हैं। आई वुड वॉन्ट, कौन पढ़ेगा? श्रेया टू रीड, तू पढ़ रही है झील? हाथ क्यों ऊपर है फिर? आई वुड वॉन्ट झील टू रीड एंड एवरीबडी टू पे अटेंशन। पढ़ो मैडम। नहीं, नहीं मैं नाराज हूं सच में। काका को बुला ले, वी कांट वेस्ट एनी टाइम, ठीक है? गाइस विल यू रीड इट ऑन योर ओन फॉर द टाइम में? मार्किंग में करवा देता हूं, एक बार बहुत इजी पॉइंट्स है, एक बार खुद से पढ़ोगे। रीड टिल, रीड फ्रॉम चैप्टर का नाम क्या? 7.19 पेज नंबर, झील का अपना जिया का मानसिक संतुलन इतना नहीं खराब हुआ है बेटे, थोड़ा थोड़ा हुआ है। झील का तो संतुलन ही नहीं बचा है। ये 3 पेजेस है ना, मैं टेक्निकली पढ़ा चुका। अगले 10 to 15 मिनट्स में आप लोग पेज नंबर 7.19 7.21 पढ़ लेना। इसमें क्या क्या एक बार जब आपको याद दिला, तो रेडी हो आप लोग? लेट मी रिमाइंड यू इसके अंदर क्या है। सबसे पहला दोस्तों इसके अंदर अपने को बताया जाता है, 1 दे आर टेलिंग अस दैट स्टिपुलेशन एज टू टाइम, ठीक है, अलग अलग रहेगा। टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम इज ऑफ इसेंस।
टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम इज नॉट ऑफ इसेंस, एनी अदर टर्म एंड कंडीशन इसेंस है कि नहीं, डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। पहली बात, कोई चीज इसेंस यानी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हो? अगर कोई चीज इसेंस है ना कॉन्ट्रैक्ट का और उसका उल्लंघन होता है तो वो कंडीशन का ब्रीच है। अगर कोई चीज इसेंस नहीं है और उसका उल्लंघन होता है तो वो वारंटी का ब्रीच है। फिर वो लोग स्टिपुलेशन की बात करते हैं कि सारे स्टेटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में दिए जाते हैं वो सारे स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ओनली दो स्टेटमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर बाइंडिंग एंड हैव लीगल इफेक्ट, इन्हें हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन में से दो टाइप के, इफ स्टिपुलेशन इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन, एंड कंडीशन की ब्रीच में बायर कैन repudiate the contract, also sue the seller for damages. If the stipulation is collateral to the main purpose of the contract, it is called as warranty. And in case of breach of warranty, the buyer cannot repudiate the contract. However, he can sue the seller for damages. Super. Can a breach of condition be converted into breach of warranty? Yes. But breach of warranty to condition? No. After this, there are 4 cases where despite there being a breach of condition, there will not be repudiation of contract. 1, waiver. 2, conversion of condition into warranty. दोनों पॉइंट अच्छे से समझे। 3rd, एक नॉन सीवियरेबल कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में द बायर हैज एक्सेप्टेड पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी अगर बायर ने एक्सेप्ट की है तो द कंडीशन इज वेव्ड ऑफ फॉर द रिमेनिंग पार्ट। 60 टन तूने खराब माल किया ना एक्सेप्ट, तो बाकी 40 वही खराब माल है तो तू अभी रिजेक्ट नहीं कर सकती। ऑल्दो हाँ डैमेजेस मांग ले मेरे से, बट तू रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, एक्सक्यूज बाय लॉ। अगर लॉ की वजह से कोई कंडीशन अब फुलफिल नहीं हो पा रही, इस हालत में दोस्तों कंडीशन का उल्लंघन होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं होगा। यानी सिद्धार्थ ने जी वैगन हाइब्रिड मांगा था बट मोदी जी ने मना कर दिया, तो ऐसे में सिद्धार्थ को अभी जी वैगन इलेक्ट्रिक खरीदना पड़ेगा। सर प्राइस कम देगा चलेगा? शायद चलेगा, प्राइस कम देगा चलेगा। यही पॉइंट्स है ये 3 पेजेस में, पढ़ोगे खुद से, मार्किंग्स में करके भेज दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एवरीबडी ऑनलाइन ऑफलाइन, आई वांट एब्सोल्यूट अटेंशन। सब लोग अच्छे से ये पेजेस को पढ़ लो, देखो कितना इजी है चैप्टर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1/3 चैप्टर हो भी गया इसके साथ, पढ़ो। काफी आगे तो बढ़ेगा, एक पार्ट खाली बचेगा। क्या फोर्थ, क्या सुपर गन? एक्सक्यूज बाय लॉ, मोदी जी बैन हाइब्रिड में। हाँ एक्सक्यूज बाय लॉ ही लिखा है, सुपर नहीं की ठीक है। एक्सक्यूज बाय लॉ लिखा है पेज नंबर 21 पॉइंट नंबर 4। तो कीवर्ड के साथ मैं खिलवाड़ ही नहीं करता, अभी तक मेरे को समझे नहीं होगा ठीक से। चलो पढ़ लो। अभी क्या वापस चालू कर दो? क्या सीए करने वाली है? मिलेगी फिर जैन। अच्छा अर्ली बर्ड। अभी मैं तो धीरे धीरे फाउंडेशन से एग्जिट ही लेना, एग्जिट मतलब खाली 1-2 चैप्टर में से तो हाँ तुम्हारा मोस्टली मतलब पूरा फाउंडेशन का वॉल्यूम का मेरा लास्ट ही बैच है, मेरे से इतना सब मैनेज नहीं हो। इंटर का भी काफी कुछ देखना पड़ता है। अब इंटर में तुम लोग को मेरे से ही पढ़ना है। हाँ नहीं मतलब मुलुंड, यस पूरा लो इंटर मुलुंड के काट को पर कम है। तो बोल रहे थे वेस्टर्न भी है, मैनेज नहीं है। चलो पढ़ो सब लोग सिंसियरली। कॉलेज में ना
इतना इजी कंसेप्ट है, अरे सिंपल है भाई। झील का गाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ रहा है, उसने बोला पहाड़ चढ़ने वाला होना चाहिए कंडीशन। अब पंडित जी का गाड़ी पहाड़ तो चढ़ रहा है लेकिन उसका खाली हॉर्न खराब है, तो कहने से कोलैटरली प्रॉब्लम है, तो ये वारंटी है, इतना पॉइंट। पढ़ो पढ़ो, लेक्चर रिज्यूम सर। एक सेकंड, ये वो वाला वारंटी नहीं है बेटा जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं, मतलब 2 ईयर वारंटी, ये वो वाला नहीं है, ये अलग कंसेप्ट है पूरा। वारंटी मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा वक्तव्य जो गलत है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो कोलैटरल है, इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट उसके कारण कैंसिल नहीं करेंगे, बट उसके उल्लंघन की वजह से हमारा होने वाला नुकसान का हम क्या करेंगे, डैमेजेस मांगेंगे। जैसे पंडित जी का गाड़ी का हॉर्न खराब था, गाड़ी पहाड़ तो चढ़ी, तो क्या पंडित जी गाड़ी वापस दे सकता है? नहीं, लेकिन क्या वो हॉर्न रिप्लेस करने का कॉस्ट रिकवर कर सकता है? तो इसको वारंटी हमने बोला है, और तू जो 2 डे 3 डे का रिप्लेसमेंट वारंटी बोल रहा है वो अलग होता है पूरा। सर्विस वारंटी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। चैप्टर का नाम सोगा है बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। राइट टू स्यू फॉर डैमेज लिखना है, इनफैक्ट मैं चेंजिंग करवा दूंगा, मैं मार्किंग करवा दूंगा, आप पहले पढ़ तो लो एक बार। आई विल डू द मार्किंग्स, यू जस्ट इंश्योर कि जो है वो आपको कंसेप्चुअली समझ रहा है, मार्किंग्स मेरे पे छोड़ दो। हेलो करण भाई, सुनो ना, पेन नहीं चल रहा है, एक बार ठीक से उसको ठीक कर दो ना, थैंक यू। हाँ बाय। एकदम कंफर्टेबल हो, ये सारे पॉइंट्स हमने किए हैं, स्टिपुलेशन, कोलैटरल मतलब वारंटी, कंडीशन, टाइम, इसेंस, पेमेंट का तो नहीं होता है बट डिलीवरी का होता है, बाकी है कि नहीं, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस बताएंगे। कंफर्टेबल हो ना, पढ़ते जाओ।
वेवर मतलब सरेंडर करना रहे। एग्जाम्पल तो ये दिया था कि झील ने ना गाड़ी वापस किया ना डैमेजेस मांगे। वेवर में तो हाँ, वेवर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। जो ये था ना एक्सक्यूज बाय लॉ, उसका बाद में मैं एक एग्जांपल लिखवा दूंगा। ये ईवी वाला अपन एग्जांपल अच्छे से लिखेंगे, दैट विल हेल्प अस। अब पढ़ो, पहले सारे मार्किंग करने हैं, बट दे शुड अलाउ मी दैट। पेन ही बंद पड़ गया। करण भाई करवा दो ना यार। क्योंकि लेक्चर ये मेरी मौजूदगी में ये सब चीजें हो रही है, मेरे गैर मौजूदगी में क्या क्या होता रहेगा। पढ़, हो गया। डाउट्स कोई नहीं है। हाँ, वॉलंटरीली वेव कर दिया। झील ने डिसाइड किया कि ना मैं गाड़ी वापस करूंगी ना मैं डैमेजेस के लिए सू करूंगी, दैट इज द पॉइंट। रुक ना, मैं पहुंचा ही नहीं उधर तक, मेरे को आने दो। अभी मार्किंग्स मेरे साथ एक बार कर लेना। अच्छा चल, आई एम नाउ रेडी। कितना लोग रेडी है? कितना लोग का एक बार पढ़ के हो गया है? इट्स डन राइट। चल, अब खाली मार्किंग्स का कमी है, लेट्स बिगिन। पहला, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस नॉट डीम्ड टू बी ऑफ इसेंस। दूसरा, डिलीवरी ऑफ गुड्स मेड विदाउट डिले, मतलब टाइम इज ऑफ इसेंस। इसेंस मतलब इंपॉर्टेंट, ये समझता है ना तुमको? बाकी कोई चीज इसेंस है कि नहीं, डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ये तीन मेजर पॉइंट्स मैंने भी आपको चार्ट में देके रखे। ये चार्ट्स आप लोग आराम से ड्रॉ भी कर लेना, आपके काफी काम आने वाले हैं। नहीं नहीं, ये चैप्टर चार्ट से नहीं पढ़ के होगा। नो बट क्यों, लेकिन ये भी बहुत ही इजी कंटेंट है। ये चार्ट्स आर ओनली फॉर लिमिटेड कंटेंट एंड दैट दे आर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। पढ़ना तो बुक से ही है। मैंने आपको इजाजत दी है कि 5 चैप्टर्स आप चार्ट या क्वेश्चन बैंक यूज करो, बाकी 3 आपको यही से करना है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यही से होगा, पार्टनरशिप यही से होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट यही से होगा। बाकी चैप्टर्स में मैंने सब जगह सहूलियत आपको देके रखी है, बट इन 3 चैप्टर्स में नो कॉम्प्रोमाइज। चल, आगे टाइम पास किया इन लोग ने, पूरा टाइम पास है ना। व्हेन दी स्टेटमेंट, ये मतलब टाइम पास नहीं है रे, है थोड़ा बहुत रेलेवेंट। बस इतना आप मार्किंग करते जाओ जैसे मैं करवा रहा हूँ, है काम का। क्योंकि स्टिपुलेशन तक तो हमें पहुंचना पड़ेगा। ये मार्किंग कर लेना एंड लेट्स प्रोसीड।
बढ़े आगे, सॉरी कर लो जल्दी। यस यस, मैंने लिखवाया है चार्ट में भी है। चलो बढ़ते हुए आगे। हाँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन दैट इज मेन स्टिपुलेशन। इसेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इसेंशियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है टू द मेन पर्पस। रेप्यूडिएटेड मतलब कैंसल्ड अभी लिखने का जरूरत नहीं है ना, एंड आगे लिखना निधि जो बता रहे थे, एंड सू द सेलर फॉर डैमेजेस। सू द सेलर फॉर डैमेजेस, ये वही पहाड़ों वाली गाड़ी है, ये रिपीट नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल सेम ही एग्जाम्पल। फिर वारंटी, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट। स्टिपुलेशन विच इज टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलैटरल इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्टली रेलेवेंट ऐसा लिख दो। सो गुड्स रिजेक्ट नहीं हो सकता, हालांकि डैमेजेस तो मांगा जा सकता है। Whether something is stipulation or warranty depends on facts and circumstances of it. Just because नाम कंडीशन लिखा है बट इन रियलिटी वारंटी है, हम इसको क्या मानेंगे? नाम लिखा है कंडीशन बट इन रियलिटी वो वारंटी जैसा है, वारंटी मानेंगे। ये सेम है मारुति टूरिंग पर्पस, ये सेम अपना पहाड़ों में गाड़ी वाला है, और ये भी ठीक है। हॉर्न वाला भी मैंने सेम एग्जांपल दिया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में कोई डाउट है क्या? जाओ। हाँ, when condition is to be treated as warranty, mark it 3 star, direct be sorry mark it 3 star, could be relevant from exam perspective as a direct question as well. और सोगा का 1 मिनट भी लेक्चर मिस मत करना, स्पेशली ऑनलाइन वालों। आई नो बहुत मुश्किल होता है इतना टाइम एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली पढ़ना, ठीक है। आखिरी 2 दिन की बात है आज के लेक्चर के बाद, ठीक है। फिर तुम्हारे रास्ते तुम, मेरे रास्ते में सीए इंटर तक, ठीक है। फिर ये आवाजें गूंजेगी नहीं, फिर वो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन, सी यू, ये सब बोलने को नहीं मिलेगा। क्या बोला? डन फॉर द डे, बस वी विल बी डन फॉर द सीए फाउंडेशन देन। चलो 4 केसेस जहां पे कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है या वेव्ड। यहां पे साइड में लिखना केसेस वेयर देयर इज अ breach of what? Condition, but contract is not repudiated. But contract is not repudiated. Let's read this. Jeel is helping us read and सब लोग अच्छे से सुन लेना। Breach of condition be treated as a breach of warranty, as a result of which the buyer loses his right to rescind the contract and can claim damages. ठीक है, बायर लूजेस द राइट टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। इन केसेस में बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। इन द फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है, ब्रीच है कंडीशन का, तो भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। पहला, जबरदस्ती नहीं, वॉलंटरी होना चाहिए। आगे पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल तो तुमने पढ़ लिया ना, इसमें डाउट नहीं ना बन रही है कि मैं जो बैग है वो वापस दे, वो शुगर जो है मैं वापस नहीं दे रहा हूँ, शुगर अपने ही पास रख रहा हूँ।
बट 625 रुपीज का शुगर मैंने मंगाया था, तुमने 600 वाले क्वालिटी का दे दिया, तो खाली 25 का डैमेजेस में तुमसे मांग रहा हूँ। तीसरा, or any part damaged. For example, if basmati rice and lower quality rice mixed together, the contract becomes थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल इसका लिखेंगे। चौथा भी क्या लिखा है? when the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise. चल, पॉइंट नंबर 3 का एग्जाम्पल कॉपी कर लेना, थोड़ी ज्यादा स्पेस लगेगी। किधर है स्पेस? आई थिंक हाँ, 3 एंड 4 दोनों के लिए। एक काम करो, यू कैन यूज, ये वाला स्पेस है ना, ये यूज कर सकते हो आप पहले तो। पॉइंट नंबर 3 का एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 3 एग्जाम्पल मैं भेज दूं सीधा ग्रुप पे, लिखोगे फटाफट कि डिक्टेट करता हूं? चल, ज्यादा फास्ट डिक्टेट से होगा, लिखो। पॉइंट 3 नहीं रे, बहुत लंबा जाएगा, आप अपने हिसाब से लिख दो भाई। पॉइंट 3 का मैं ना एग्जाम्पल निधि के थ्रू आपको भेजता हूँ, थोड़ा लंबा एग्जाम्पल है। आप बी द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आगे पीछे कर देना। चल, एग्जाम्पल फॉर पॉइंट 3 भेज रहा हूँ। चलो, एग्जाम्पल फॉर पॉइंट 3 निधि सबको भेज दे एंड सब लोग कॉपी कर देना, ठीक है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सो दिस शुड आइडियली हेल्प यू। फॉर पॉइंट 4 में यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपको ठीक लगे, कहीं पे तो लिख दो। बट लिख दो, नहीं तो बाद में ये डाउट बनेगा, मुझे मालूम है। थर्ड वाला लिख देना, फिर फोर्थ वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो एज इट इज, जहाँ पे स्पेस मिले फोर्थ का एग्जाम्पल भी कॉपी कर देना। एक सेकंड, dispatched a portion of it to the student, हाँ, टू द सेड परचेसर, सेड है वो।
ये फोर्थ का एग्जाम्पल, ये भी प्लीज कॉपी कर देना एंड प्लीज बी स्लाइटली फास्ट। एक इसके बाद इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी का डिस्कशन करके ही आज घर जाना है। आइडिया इसकी सैटरडे जो है ना, आई डोंट वांट टू, आई वुड से आहिस्ता आहिस्ता मेरे को लेके जाना है सैटरडे को, ऐसा फालतू में लास्ट लेक्चर करके घर ही नहीं करूँ। तो मैं आज थोड़ा सा कोऑपरेट करूँ तो हो जाएगा। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन रहा श्रेया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट हाफ एन आवर इज वेरी क्रूशियल। जल्दी लिखो एंड इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस। इजी होगा एंड तुम लोग को वो भी एक मोटिवेशन है ना, लास्ट चैप्टर है, 4 यूनिट्स है, एक हो चुका है, दूसरा चल रहा है, काइंड ऑफ दैट इज ऑल्सो गुड मोटिवेशन। इजी चैप्टर है एंड प्रैक्टिकली तुम लोग जहाँ पे रिलेट कर पाते हो ना, तुम लोग को अच्छा लगता है। लो मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइक समथिंग लाइक सोगा, सोगा यू कैन रिलेट, या इवन कॉन्ट्रैक्ट यू कैन रिलेट, बस वो पढ़ने में बाद में मौत आती है, बात अलग है। कंपनी एकदम ऐसा रिलेट कर पाते हो तुम लोग। एनआई भी इक्वली अच्छा है, वही बोल रहा हूँ, बट कुछ है ही नहीं, मतलब सेक्शन 17 अगर मालूम है तो आगे कुछ नहीं, बहुत इजी। लास्ट मिनट जल्दी कॉपी करो। हाँ, नो कंसिडरेशन टू बेली या बेलर लिखो, चलेगा चलेगा चलेगा। अरे वो ना उन लोग ने गलती इन लोग का है, तो हम हमेशा वो एंगल से सोचे किसको कंसिडरेशन नहीं मिला है। तो ग्रेट्यूटस बेलमेंट नो कंसिडरेशन टू बेलर का केस है कि बेली का केस है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। क्या हो गया तेरे को, हो गया लिख के? मैं प्रॉपरली, हाँ वो चार्ट देखना बेलमेंट का, देखा तूने ड्यूटीज ऑफ बेलर बेली, उसके अंदर प्रॉपरली लिखा है मैंने। हाँ बिंदास बिंदास। सी वॉट एवर आई रिटर्न इन ब्लू एंड रेड कलर्स आर योर्स फॉर टेकिंग, जिधर जो जैसे चेपना है चेप दो। दम लीजिए, काय झालं? हो गया लिख के। हाँ बट ये एग्जाम्पल से बहुत अभी इजी हो गया है। डन विथ एग्जाम्पल 4, मैंने ऐसा लास्ट डे बोलेगा अभी, डन फॉर द सीए फाउंडेशन, एकदम लास्ट। डन फॉर द डे। नक्षत्रा क्या बोल रही है? कॉलेज कुछ भी मिलेंगे ना। गायब हो रही है क्या? जा रही है लद्दाख पहाड़ों में, तेरे को उधर का हवा सूट नहीं करेगा। हाँ अब जिसका पेंडिंग है बाद में लिखना। सब लोग अब सुन लेना, एवरीबॉडी बुक्स क्लोज। चलो सब लोग बुक्स क्लोज, और जितनी ताकत है पूरी झोंक दो, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है अभी, एंड ट्रस्ट मी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा ये कंसेप्ट।
लेट्स बिगिन। दोस्तों कोई चीज इंप्लाइड, कोई चीज कंडीशन है या वारंटी है, कोई चीज इसेंशियल है या कोलैटरल है, ये तो केस टू केस बेसिस पे पता चलेगा। एंड ऑब्वियसली पार्टीज, सब लोग अभी, पार्टीज आपस में ठीक है कॉन्ट्रैक्ट करके डिसाइड कर सकती है। फॉर देम समथिंग इज इंपॉर्टेंट, दे विल से इट इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर देम समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो बोलेंगे ये चीज हमारे लिए कोलैटरल है। तो कायदे से देखा जाएगा तो कोई भी चीज कंडीशन है या वारंटी, ये नॉर्मली पार्टीज आपस में डिसाइड करती है। एंड दीज कंडीशंस एंड वारंटीज व्हिच आर म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस कंडीशंस और वारंटीज। ये जो पार्टीज ने एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सप्रेस कंडीशंस एंड एक्सप्रेस वारंटीज। लेकिन कुछ कंडीशंस और ऋषभ ध्यान दें, कुछ कंडीशंस और कुछ वारंटीज होती है जो लॉ अज्यूम करता है दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है। सेल ऑफ गुड्स में कुछ कंडीशंस और कुछ वारंटीज है जो लॉ अज्यूम करता है मौजूद है। अगर कोई कंडीशन लॉ अज्यूम कर रहा है, उसका अगर उल्लंघन हुआ, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो? कंडीशन का उल्लंघन, कैन यू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? यस। कैन यू सू द सेलर फॉर डैमेजेस? यस। वही अगर इंप्लाइड वारंटी का उल्लंघन हुआ, वारंटी का, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो? नहीं, बट यू कैन सू द सेलर फॉर डैमेजेस। अब देखो एक्सप्रेस जो इंप्लाइड, एक्सप्रेस जो कंडीशंस एंड वारंटीज है ना, वो तो केस टू केस चेंज होगी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगी। एंड दैट्स व्हाई कौन सी कंडीशन एक्सप्रेसली पार्टीज ने डिसाइड की है, कौन सी वारंटी डिसाइड की है, ये तो भाई हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग है, तो ये हम क्लासरूम में तो डिस्कस नहीं कर सकते। बट वन थिंग वी कैन डिस्कस इन द क्लासरूम इज इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। These are the conditions and warranties which the law presumes to be present in every contract. हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कानून मान के चलता है कि ये कंडीशंस और ये वारंटीज तो है ही। ऐसा करके आपका सिलेबस आपको 7 इंप्लाइड कंडीशन, सुनते जाना, आपका सिलेबस आपको 7 इंप्लाइड कंडीशंस एंड 4 इंप्लाइड वारंटीज की बात करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। 7 इंप्लाइड कंडीशंस है एंड वारंटीज इंप्लाइड कितनी है? 4। तो पहले हम इंप्लाइड कंडीशंस की बात करते हैं। पहले इंप्लाइड कंडीशंस जो होती है, ये कंडीशंस पार्टीज ने डिसाइड की है कि लॉ ने तय की है, लॉ ने तय की है, व्हिच मींस इट विल बी देयर इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक्सप्रेस और इंप्लाइड अगर आपस में टकरा जाए, व्हाट शुड प्रिवेल? तो इंप्लाइड कंडीशन को अगर कैंसिल करना है, निगेट करना है, तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट से किया जा सकता है। जिसे नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं दैट देयर इज अ इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स एक अच्छे क्वालिटी के होंगे, गुड्स आर ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। बट अगर पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके लिखे दैट मर्केंटेबल क्वालिटी कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, अगर मियां बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी? 7 इंप्लाइड कंडीशंस है जो हर कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद मानी जाती है अनलेस देयर इज एनी एक्सप्रेस अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। कंडीशन क्रमांक 1 इज इंप्लाइड कंडीशन एज टू द टाइटल। टाइटल सुन लेना सब लोग। कंडीशन एज टू द टाइटल, टाइटल यानी ownership. So in case of sale, there is the implied condition that seller is the owner of the goods. And in case of agreement to sell, there is implied condition that seller will become the owner of the goods when the property is to pass to the buyer. तो जब बायर को ओनर बनाना है, जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करनी है, तब सेलर ओनर है और सेलर ओनर होगा, ये हमारा इंप्लाइड पहला कंडीशन है। अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव निकला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खुशी का ठीक है मर्सिडीज चोरी किया और मैंने लेट से जानवी को वो मर्सिडीज बेच दिया, क्या जानवी के पास ओनरशिप जाएगी? बिकॉज मैं खुद ओनर नहीं था। तो ऐसे में जानवी जो है, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल, सो जानवी विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। गाड़ी तो वैसे भी वो खुशी को दे देगी, प्लस जानवी कैन सू आशय सर फॉर डैमेजेस। सेकेंड, बहुत मस्त है, ये तो इजी था कि सेलर शुड बी द ओनर ऑफ द गुड्स। सेल है तो सेलर विल बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो। सेकेंड इज, ध्यान से सुनना, इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ध्यान से सुनना। एक अच्छा सा किस्सा, दोस्तों सर्वेश शादी कर रहा था, सर्वेश को शादी के लिए घोड़ा चाहिए था, तो ऐसे ही सब तबेले में घोड़े थे, ठीक है, जैसे वो एक अच्छा घोड़ा है सूरज सॉरी। तो सर्वेश ऐसे ही घोड़े को इंस्पेक्ट कर रहा था, उसको वो घोड़ा अच्छा लगा, वो जो भी था वो अच्छा लगा उसको, और फिर सर्वेश बोलता है सर मुझे शादी के लिए घोड़ा चाहिए, क्या मैं ये ले लूं? बोला ठीक है। सूरज मतलब सूरज किधर से है, वो तो घोड़ा है। हाँ, सर्वेश ने पूरा उस घोड़े को, वो जो भी था तथाकथित घोड़ा, उसको इंस्पेक्ट किया और सर्वेश उसको घर पे लेके जा रहा था। सर्वेश उस घोड़े के ऊपर बैठा और वो लेके जा रहा था। जैसे ही वो घोड़े को घर पे लेके जा रहा था, घोड़े ने आवाज निकाली, ही हो ही हो ही हो। क्या ना ऐसे घोड़े के नाम पे गधा बेच दिया,
अब यार शादी में गधे पे थोड़ी बैठेगा यार। तो इन दिस पर्टिकुलर केस नहीं रहे अभी। क्या वापस ये पूरा? चलो ठीक है। तो दोस्तों सर्वेश बोला कि सर मुझे शादी के लिए घोड़ा चाहिए, और उसको ये ग्रे कलर का घोड़ा बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, जब वो उसको घर पे लेके जा रहा था और वो घोड़े पे बैठ गया तो आवाज निकाली घोड़े ने, ही हो ही हो ही हो। दोस्तों कहने से घोड़े के नाम पे गधा बेच दिया उसको। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, ए राजन क्या कर रहा है? ए क्या सर्वेश उसे लौटा सकता है? क्यों? क्या मैं सर्वेश को बोल सकता हूँ केवीए टेम्पटोर लेट द बायर बीवेयर? भाई उसने मांगा क्या था? घोड़ा। मैंने उसको दिया क्या? गधा। ऐसा चलेगा क्या? एक कहना से कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिजायर थी घोड़ा, उसको मैं गधा दे सकता है क्या? फिर मैं बोल सकता है लेट द बायर बीवेयर, सावधान रहे, सतर्क रहे। दोस्तों देर इज, एवरीबडी पेड, बाबा मस्ती मत करो। There is an implied condition that goods will correspond to the description. जो डिस्क्रिप्शन से आप गुड्स को बेच रहे हो वो तो मीट करेंगे, ऐसा एक असम्पशन रहता है। इसको एक कहावत के जरिए बयान किया जा सकता है, सब लोग सुन लेना और मेरे पीछे रिपीट भी करना, ठीक है? अगर तुम मुझसे वाटाणा मांगो, रिपीट करो, अगर तुम मुझसे वाटाणा मांगो तो मैं तुम्हें सिंगदाणा नहीं दे सकता। अगर तुम मुझसे वाटाणा मांगो तो मैं तुम्हें सिंगदाणा नहीं दे सकता। वाटाणा ही बोलते हैं, मराठी में वाटाणा बोलते हैं। दिशा इर्षाद वाटाण्याचा। मैंने ऐसे सब क्रिंज गाने जब गाता हूँ ना मेरी वाइफ बहुत ट्रिगर हो जाती है। एक ना सॉन्ग है, फॉर सम रीजन हिट हुआ है, कुछ लिरिक्स में कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। ये तुम लोग को आता है वो? क्या है? वाटाण्याचा गोलदाना रज उरू नको, टना टना रज उरू नको, टना। क्या है मालूम नहीं मेरे को, इसका ट्यून बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये गाने में कोई सेंस नहीं है, बड़ा अच्छा है। एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स एवरीबॉडी, हाँ अब ये मैं जब बोला एकदम ही गवार लग गया मेरे को कि अगर मैं तुमसे वाटाणा मांगू तो मैं तुम्हें सिंगदाणा नहीं दे सकता। अब यही इन लोग ने अंग्रेजी में लिखा है, देखो कैसे अच्छा लगेगा। If you contract to sell peas, you cannot compel the buyer to take beans. If you contract to sell peas, you cannot compel the buyer to take beans. बात वही है ना यार, वाटाणा मांगोगे तो सिंगदाणा नहीं दे सकते, यही बात उन्होंने बोला, बस इंग्लिश में बोला तो पॉलिश लग जाता है। चलो ठीक है। और एक बात दोस्तों, हम नॉर्मली कहते हैं कि गुड्स अगर इंस्पेक्ट करने के बाद बायर ने गलत खरीदा, गलती बायर का है, केवीए टेम्पटोर। बट डिस्क्रिप्शन से सेल जब होता है कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि केवीए टेम्पटोर भी यहां पे फेल होता है। देखो वैसे तो ये तथाकथित घोड़े को इंस्पेक्ट करने का मौका सर्वेश को था, इसके बावजूद सर्वेश ने घोड़ा समझ के इसको खरीदा, लेकिन फिर भी ये था तो गधा। अरे मतलब सो इन दिस पर्टिकुलर केस गाइस ही हैज राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, कैन ही रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? यस। कैन ही सू द सेलर फॉर डैमेजेस? यस, इजी। अगला कंडीशन ध्यान से सुनना, कंडीशन हैज टू, सुनते जाना यही पॉइंट है सारे। कंडीशन हैज टू सेल बाय सैंपल, कंडीशन हैज टू सेल बाय सैंपल के अंदर दोस्तों 3 पॉइंट्स आते हैं। सैंपल मतलब एग्जैक्टली क्या, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं मैंगोज बेच रहा हूं एंड लेट्स से मनीषा आई मैंगोज खरीदने, और मनीषा ने देखा कि देवगढ़ हपूस है, तो मैंने मनीषा को वो वाला देवगढ़ का मैंगो दिखाया कि मैडम मैंगो चाहिए क्या आपको? मनीषा को अच्छा लगा, मनीषा बोली हाँ 4 डजन दे दो। और उसके बाद मैं उसको दिखाते टाइम देवगढ़ का हपूस दिखाया और देते टाइम बदलापुर का पेटी दे दिया, चलेगा क्या? दोस्तों सेल बाय सैंपल में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो होने चाहिए। पहला बल्क मतलब जो मैं उसको पूरा पेटी दे रहा है, शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल, बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल। मतलब जो मैं उसको मैंगो दिखाया एज अ सैंपल, अब बल्क भी वही क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, अब सैंपल दिखाते टाइम कोई और दिखाओ और फिर बल्क में कुछ और दे दो, चलेगा क्या? ऐसे बढ़ू में आगे। ऑल राइट, सेकेंड कंडीशन एंड बायर शुड बी गिवन बायर शुड बी गिवन, ध्यान से सुनना, बायर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट वेदर बल्क एंड सैंपल आर मैचिंग।
बायर को अपॉर्चुनिटी मिलेगा एग्जामिन करने का, इंस्पेक्ट करने का कि बल्क एंड सैंपल मैचिंग है कि नहीं। तो ऐसा मैंने अगर किया कि मैंने उसको पेटी दे दिया पैक करके, बोला इंस्पेक्ट नहीं कर सकती, लेके जा पैसा दे, चलेगा क्या? नहीं। एंड तीसरा, मैं मानता हूं कि बायर का जो डिफेक्ट विजिबल है उसके लिए गलती है, मेरा काम है एज अ सेलर बायर को बस गुड्स डिस्प्ले करके देना। अब इट इज फॉर बायर टू सी वेदर दिस गुड्स आर गुड और नॉट फॉर हिम, गुड्स डिफेक्टिव है कि नॉर्मल है, ये बायर का चेक करना है। लेकिन अगर गुड्स का डिफेक्ट हिडन है, क्या एसी देख के मालूम पड़ता है कि वो गर्म हवा दे रहा है कि ठंडा? तो क्या ऐसे एसी अगर सिर्फ गर्म ही हवा दे रहा है तो डिफेक्ट हिडन है। ऐसे हिडन डिफेक्ट को हम लेटेंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट। लेटेंट का मतलब हिडन, लेटेंट का मतलब इंडियन, इंडिया गॉट लेटेंट भी हिडन हो गया, बराबर। तीसरा कंडीशन है गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट मतलब हिडन। सो गुड्स में अगर देखो, नॉर्मली गुड्स में अगर विजिबल डिफेक्ट है, देख के मालूम पड़ रहा है गुड्स डिफेक्टिव है, फिर भी तुम लोग ने गुड्स को खरीदा, गलती तुम्हारा। लेकिन गुड्स के डिफेक्ट विजिबल ही नहीं है, तुम इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा भिंग वाला चश्मा पहन के भी इंस्पेक्ट करोगे तो भी तुमको अगर ये डिफेक्ट नहीं दिखने वाला है तो क्या ये बायर का गलती है? सो लेटेंट या हिडन डिफेक्ट के लिए बायर जिम्मेदार नहीं है, लेटेंट या हिडन डिफेक्ट के लिए सेलर जिम्मेदार माना जाता है। तो जब मैं कहता हूं देयर इज कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, तीन चीजें एक साथ आती है। पहला, बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल, एंड दूसरा, बायर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट वेदर बल्क एंड सैंपल आर मैचिंग, एंड तीसरा, गुड शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट या हिडन डिफेक्ट। इसका एक बहुत मस्त केस है, अपन एग्जांपल जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, बट यहां तक ठीक है। पहला तीन हमने 3 out of 7 तीन पहला इंप्लाइड कंडीशन देखा। पहला कंडीशन हैज टू टाइटल, ठीक है। इन केस ऑफ सेल वी प्रिज्यूम दैट सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, सेलर विल बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज टू पास टू द बायर। जब ओनरशिप बायर को जानी तब सेलर ओनर होना चाहिए, बिकॉज ओनरशिप नहीं है तो तुम किसी और को ओनर बना नहीं सकते, बिकॉज Nemo that God not have it. He cannot give what he has not got. अगर तू ओनर है ही नहीं तो तू किसी और को ओनर नहीं बना सकता। Second is condition has to sell by description. It is a very important condition that if the sale has happened through description, goods should conform with the description. If you contract to sell peas, you cannot compel the buyer to take beans. And it is so important. It goes to the root cause of the contract that even caveat emptor का ये exception है। मतलब बायर ने इंस्पेक्ट किया तो भी सेलर की ही गलती मानेंगे। उसने मांगा क्या था? घोड़ा, दिया क्या? गधा। तो भले उसने इंस्पेक्ट किया भी तो भी घोड़ा मांगा तो मैं गधा थोड़ी दे सकता है उसको, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा है सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल में तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए फॉर इट टू बी वैलिड। बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल, सैंपल एक का दिखा है, बल्क में कुछ और था, चलेगा। सेकंड, बायर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट वेदर बल्क एंड सैंपल आर मैचिंग, एंड thirdly goods should be free from latent defect। latent का मतलब hidden। ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक का उल्लंघन है, there is a breach of condition, and ऐसे में buyer can repudiate the contract as well as sue the seller for damages। पॉइंट नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 बहुत इजी है। इन लोग ने बोला है implied condition as to both sample and description। condition as to both sample as well as सो गुड्स को मैंने सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों के हिसाब से सेल किया है, तो गुड्स दोनों के हिसाब से होने चाहिए, सैंपल एज वेल एज। लेट्स अज्यूम बदलापुर के सबसे अच्छे जो मैंगोज है वो मैंने तोड़ के लाए, तो दिखते टाइम ये देवगढ़ हपूस जैसे अभी दिख रहे हैं, एंड तभी मेरे पास मनीषा आके कहती है सर मैंगोज सेल कर रहे हो ना? मैं बोला यस, और मैंने उसको बताया ये देवगढ़ हपूस चाहिए क्या? दरअसल ये मैंगोज कहाँ के थे? बदलापुर। तो भी सैंपल में मैंने दिखाया बदलापुर का मैंगो, बट बोलते टाइम डिस्क्रिप्शन दिया देवगढ़ हपूस का। वो बोली हाँ मुझे ऐसे ही मैंगो चाहिए, तो ऐसे में मैंने पेटी बदलापुर मैंगो का दिया। अब यहाँ पे बल्क इज करस्पॉन्डिंग विद सैंपल क्योंकि दोनों बदलापुर के थे, बट इट इज नॉट मैचिंग विद द डिस्क्रिप्शन, तो ये भी इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो गया। दोस्तों, मनीषा इज बाउंड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो एंड शी कैन सू द आशय सर फॉर डैमेजेस ऑल्सो। इजी निधि। पॉइंट नंबर 5, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मस्त कंडीशन है, मजा आएगा। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, क्या चीज का कंडीशन है? मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का मतलब है कोई भी चीज मर्केंटेबल है मतलब वो ना एक पर्टिकुलर जो उन गुड्स का डेफिनेशन है वो मीट करता है। जैसे अगर गुड्स का नाम है एसी, ठंडा तो करना चाहिए ना, अगर ये एसी सिर्फ गर्म ही कर रहा है चलेगा क्या? क्या ये एसी माना जाएगा? या और एक अपन ने वो एग्जांपल लिया दोस्तों, लेटर से, ठीक है, इस एग्जांपल में थोड़ा मॉडिफिकेशन। लेटर से दोस्तों अनीश जो है ना
अनिश ने अभी ऋषभ को पकड़ते, बहुत टाइम हो गया। ऋषभ जो है ना वो ना दोस्तों रील स्टार है, वो रील्स वगैरह बनाता है, वो इंस्टाग्राम पे पता है वो सब ना डांस वांस के रील बनाता है एकदम ऋषभ, ठीक है, एकदम रीच बीच उसका तगड़ा वाला है। कौन से वाले मालूम है? वो रे, बादल बरसा बिजूरी सावन को पानी, ऐसा सब वो डांस कर रहा है। फिर आगे क्या है स्टेप? नहीं, मौसम चा, ऐसे ही कुछ तो था ना भाई, ये सब मैं नहीं बनाता है। नहीं, मेरे दोस्त लोग को बहुत शौक है, जब मिलते हैं ना हम लोग तो ना इन लोग को ऐसा कुछ ना कुछ, स्पेशली तुम्हारे ग्रुप में कोई गर्ल्स लोग रहेगी ना यार, इन लोग का रहता ही है कुछ ना कुछ ऐसे बनाना ही है फॉर सम रीजन। तुम लोग नहीं, तुम लोग ये सब में नहीं हो, अच्छा है। पता नहीं तुम लोग, मैंने ना एक चीज ऑब्जर्व किया है कि तुम तुम्हारे किसी फीमेल फ्रेंड को बोलो ना मेरे को डांस नहीं आता है, जबरदस्ती डांस करवाएगा। भाई मैं एक बार क्लब गया था, इतना अड़ातड़ा डांस किया था ना कि आजू बाजू का 2 जन इंजूर हो गया था, एक के नाक को लगा था, एक के हाथ को लगा था, मैं रुक गया डांस करने। उसके बाद मैं क्लब कभी नहीं गया, अभी भी नहीं, कभी नहीं गया, माँ कसम बोल रहा हूँ, मेरे से होता ही नहीं है भाई डांस। लोग कैसे करते हैं मालूम नहीं, बट भाई मेरे लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम राइट हैंड क्या कर रहा है, पैर तो ऐसे आड़ा टेढ़ा चल रहा है, मतलब मैंने ही श्रीवल्ली इन्वेंट किया था ऐसा लगता है, होता ही नहीं है। और ऐसा जब मैं किसी को बोलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे ग्रुप में काफी सारे फ्रेंड्स हैं, मैं बोलता है डांस मेरे से होता नहीं है, एंड सच में नहीं होता। देखो दो टाइप का, पागल है क्या, सी दो टाइप का खराब होता है। एक खराब मतलब यार खराब नाच रहे, दूसरा और क्या खराब नाच रहा है, मजा, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। इतना ये सत्य घटना है। बैंगलोर में रैंकर लोग का सीए फाइनल के बाद एक ये था हमारा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उधर प्लेसमेंट्स वगैरह भी होने वाले थे, तो जितने भी सीए कोर्स के रैंकर्स थे ना, हम 21 दिन के लिए बैंगलोर गए थे। तो अभी गए हैं तो कुछ तो करके आएंगे, कुछ तो घूम के आएंगे, कुछ तो टाइम पास करके आएंगे, तो हम लोग किसी क्लब गए। अब मेरा ना क्लब से जमता नहीं है, ठीक है, मेरे को डांस वांस मेरे से होता नहीं है, इतना कम लाइट इतना जोर से आवाज मेरे लिए नहीं बना है। क्लब इज नॉट आइडियल सेटिंग फॉर मी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो मैं गया, सब लोग गए थे तो मैं भी गया। फिर उधर ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग डांस वांस करने लग गए। उधर ना कोई तो टेस्ट मैच चल रहा था, एशेस चल रहा था, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का, डे 2 का सेकेंड सेशन, मतलब कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ हैपनिंग चल रहा है। उधर ही मैं टीवी के सामने बैठ गया, कोई डांस वांस करना नहीं। नहीं, ये अलग है, वो अलग है। अरे नहीं, उसके बाद, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग अबाउट इट, उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना डांस नहीं आता है तो नहीं आता है, मैं नहीं करूंगा। फिर यार ये लोग को अचानक चोला, अरे डांस कैसे नहीं कर, आजा आजा डांस डांस, बोला अरे तुम लोग कर लो ना, मेरे से नहीं होता है। नहीं डांस कर, ऐसे कैसे नहीं आता है, और मैं ठीक है शुरू हो गया। अब क्या होता है ना, मैं डांस करने लगा, ऐसा आड़ा टेढ़ा डांस करने लगा कि सब लोग रुके। 2 मिनट के लिए मैं अकेला उधर डांस कर रहा है, सब लोग मेरे को देख रहा है क्या चल रहा है। 1-2 जन को मैंने इंजोर भी कर दिया था उस चक्कर में, ठीक है। उसके बाद मैंने कभी डांस नहीं किया, और बचपन से मेरा और डांस का क्रॉस है। मैं एक बार, अरे मेरा शोल्डर्स ना हिलता ही नहीं है, बहुत स्टिफ है शोल्डर्स, कुछ नहीं कर सकता मैं उसका। एक बार ना 5th स्टैंडर्ड की बात है, पहली बार मैंने स्कूल के एनुअल गैदरिंग में डांस किया था, और मेरा हाइट सबसे छोटा, फिर भी टीचर ने मेरे को लास्ट में रखा। मैं टीचर को बोला, मैम यू हैव केप्ट मी एट द लास्ट, हाउ कैन एनीबॉडी सी मी डांसिंग? मैम बोली दैट इज द प्लान। उसके बाद एक बार क्लब में डांस किया, और एंगेजमेंट के टाइम डांस करना पड़ा। एंगेजमेंट के टाइम जितना मैं सीए फाइनल के लिए स्ट्रेस नहीं था, उतना ज्यादा उस डांस के लिए स्ट्रेस था, बट डांस वेंट वेल, ऐसा फीडबैक मेरे को मिला वाइफ से, ठीक है। तो मेहनत बहुत लेना पड़ा, लेकिन बहुत, जैसे तुम लोग पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत लेते हो, लेकिन मेरे से पढ़ाई एफर्टलेसली होती है। मैंने 10 दिन 2-3 घंटे उस 3 मिनट के वो डांस का प्रैक्टिस ही कर रहा हूं मैं सिर्फ। होता ही नहीं है मेरे से डांस, मतलब बैड इन द सेंस, सो बैड दैट पीपल स्टॉप एंड सी क्या बैड चल रहा है। एनीवेज गाइस, जोक्स अपार्ट, मर्केंटेबिलिटी क्या है एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा कौन था? ऋषभ। दोस्तों ऋषभ जो है ना वो रील स्टार है, वो ऐसे सब रील बनाता है। तो ऋषभ क्या करता है, ऐसा उसका घर पे जाता है, फिर घर पे वो ऐसा कुछ वीडियो ऑन करके कुछ तो रील बना रहा है, गुलाबी साड़ी ऐसे सब रील बना रहा है।
दोस्तों इसके बाद सुन तो सही, इसके बाद व्हाट हैपेंस, तेरे को कौन सा मिल रहा है? तू क्या बोल रहा है पंडित जी? शेकी शेकी आजकल ये भी बहुत और भी वो एक पॉपुलर हो रहा है, कौन सा? हाँ, प्रीटी लिटिल पे डांस नहीं होता है लेकिन एनीवेज गाइस, तो ना ऋषभ ना ऐसे अलग अलग ट्रेंडिंग सॉन्ग पे वीडियो शूट कर रहा है, डांस कर रहा है, सब लोग जमा हो गया, हे येडा नाच तो है, सब लोग ऐसा साइड में जमा हो गया, येडा डांस कर रहा है। तो ना ऋषभ को ना अचानक प्राइवेसी का नीड फील हुआ कि यार ऐसा सब लोग मेरे को देख के हंस रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आई नीड सम प्राइवेसी। तो ऐसे में ऋषभ ने एक पर्दा खरीदने का सोचा, तो ऋषभ ने एक पर्दा खरीदा, मस्त रेड वेलवेट पर्दा था, एंड ही डिसाइडेड टू परचेस इट। ऋषभ ने पर्दा खरीदा, उस टाइम पे पर्दा नॉर्मल था, लेकिन जब ऋषभ के पास पर्दा आया ना, पर्दे के ऊपर दीमक लग गए, दीमक टर्माइट्स, और पर्दे को ना पूरे छाले छाले आ गए, इसकी वजह से पर्दा का मच्छरदानी ज्यादा लग रहा है, ठीक है, ऐसा पूरा ऐसा छाले छाले पूरा आ गए, अब वो पर्दा लग ही नहीं रहा है। कहने से पर्दे का पर्पज होता है एक तरीके से प्राइवेसी रखना, पर्दे का पर्पज है कि अंदर वाला जो पर्दे की चीज है वो दिखे ना, ऐसा सब करना, ठीक है, जैसे ऋषभ को नहीं चाहिए कि वो दिखे डांस करते टाइम लोगों को। दोस्तों ये पर्दा पूरा छाले छाले वाला है, ये अभी देखो क्या हो रहा है, वो ऋषभ ने वो पर्दा लगाया ऐसा मस्त जाली जाली जाली, और ये सब लोग आ गए, ऋषभ डांस कर रहा है, कहना इन लोग को और भी मजा आ जाएगा, जैसे जाली जाली वाला अंदर ऋषभ नाच रहा है, अलग ही मजा आ जाएगा। सो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट, क्या ये जो जाली जाली वाला चीज है पर्दे का डेफिनेशन मीट कर रहा है? इट इज अनमर्केंटेबल, इसको हम क्या बोलेंगे? अनमर्केंटेबल। सो देयर इज असम्पशन दैट जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो, गुड्स आर ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। मर्केंटेबल मतलब वो जो डेफिनेशन है गुड्स का, जैसे पर्दा मतलब प्राइवेसी, तो वो एटलीस्ट मीट हो जाए, एसी मतलब ठंडा हवा, वो तो एटलीस्ट मीट हो जाए, समझा मैं क्या बोल रहा है? उसके बाद लेकिन अगर गुड्स ईटेबल है, ईटेबल प्रोविजन खाने लायक चीज है, तो देयर इज अनदर फर्क ऐसा है कि डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैं तेरे को बोला एक पर्टिकुलर क्वालिटी का मैं नॉर्मली तेरे को बोलता है, जैसे देवगढ़ हपूस, अब अगर देवगढ़ की जगह बदलापुर हपूस भी है, कहने से स्टिल वो खाने लायक तो है, मर्केंटेबल है। मर्केंटेबिलिटी नहीं है मतलब वो गुड्स ना डेफिनेशन ही मीट नहीं कर रहा है। मैं तेरे को बोलूं मैंगोज, और वो मैंगो पूरा सड़ गया, मैंगो कम दारू ज्यादा लग रहा है अभी, तो ये होता है अनमर्केंटेबल। मैं तेरे को बोलूं एसी, एसी सिर्फ गर्म ही हवा छोड़ रहा है, अनमर्केंटेबल। या पर्दा जिसको जाली 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 ऐसी हो गई है कि अब वो मच्छरदानी ज्यादा लग रहा है, अनमर्केंटेबल, समझा? हाँ, लेकिन गुड्स अगर ईटेबल है, खाने लायक चीज है, तो देयर इज अनदर आई वुड से कंडीशन एज टू होलसमनेस। क्या कंडीशन है? होलसमनेस मतलब ईटेबल है, खाने लायक है। जैसे अगर मैं बाजार से कोई चीज खरीदता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाजार से दूध खरीदा, मिल्क खरीदा, कहने से मिल्क में टाइफॉइड के कीटाणु नहीं हो सकते? अगर मिल्क इज इन्फेक्टेड, आई हैड इट एंड देन आई फेल इल, कहने से आई कैन सू द जो भी ये था, ठीक है, क्या बोलते उसको, मिल्कमैन था, उसको मैं सू कर सकता है। क्लियर एवरीबॉडी? बढ़ू मैं आगे, क्या चाहिए तेरे को सर्वेश? जिंदगी में सर्वेश को सब मिल जाता है जिंदगी में, क्या बोलूं मैं भी, ऐसा वो बोल रहा था मेरे को। चलो बड़े आगे, पंडित जी को कुछ बयान देने हैं, बोलो पंडित जी। पंडित जी बहुत शांत है जिंदगी में, क्या हो गया? उसको कुछ चाहिए ही नहीं बोल रहे हैं। बट ना सबसे इस बैच में छुपा रुस्तम को ये तो पंडित जी। सुमड़ी में तुमड़ी वो कुछ सीधा साधा है नहीं जितना तुम उसको बनाते हो, मैं पहले से बोल रहा है ही नहीं वो सीधा साधा। किसके सामने नाचता है? जाली के सामने नाच, रील बनाता है तू? लास्ट, अच्छा एसी बंद कर देता हूं तुम लोग को, लेकिन रुकना है गाइस। लास्ट इंप्लाइड कंडीशन है, एवरीबडी एवरीबडी पे अटेंशन। आखिरी इंप्लाइड कंडीशन है दैट, ठीक है, ये तो चार्ट के जरिए ज्यादा इजीली बयान होगी, सब लोग सुनते जाना। चलो अच्छे से गाइस, एवरीबडी आई वांट यू टू पे अटेंशन, सब लोग सुनते जाना। दोस्तों आंसर माय क्वेश्चन। मैं सेलर है, ये मेरा गुड्स है, मैंने गुड्स डिस्प्ले के लिए रखा है कि तुम आके इंस्पेक्ट करो, इफ यू वांट यू कैन परचेस। अब आपने जो क्वालिटी मेरे गुड्स से एक्सपेक्ट की थी, ये गुड्स वो क्वालिटी का नहीं निकला, या ये गुड्स आपके पर्पस के लिए काम नहीं आया,
तो ये मेरा गलती हो सकता है क्या? एज अ सेलर आई हैव डिस्प्लेड द गुड्स विथ ऑल इट्स फॉल्ट्स, जो है वो है। नहीं, इन्विटेशन के साथ आई हैव डिस्प्लेड द गुड्स विथ ऑल इट्स फॉल्ट्स। इसके बाद आपने गुड्स को इंस्पेक्ट किया, ठीक है एस्तर, आपने गुड्स को इंस्पेक्ट किया, मनीषा बराबर। सो देन आपने सोचा ये गुड्स आपके काम आएंगे, तो करके आपने ये पर्टिकुलर गुड्स अपने पास रख लिए, बट दरअसल ये गुड्स आपके काम आए ही नहीं। Can it be fault of the seller that goods are not as per the quality you imagined or goods are not fit for the purpose of yours? जैसे सेलर अपना गुड्स बेचेगा, लेट्स से निधि कोई टॉप खरीदने गई और वो टॉप उसको लूज हो गया, तो क्या ये सेलर का गलती है? निधि को सिलेक्शन करना था, निधि को चॉइस करना था। एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, we need to realize that as a general rule there is no implied condition of quality and fitness for buyer's purpose। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं बेचने वाला गुड्स आपके काम आए या आपके पर्पस के लिए फिट हो या आपको जितने क्वालिटी का लग रहा है उस क्वालिटी का हो। बिकॉज caveat emptor, let the buyer beware। सेलर अपने गुड्स बेचेगा विथ ऑल इट्स फॉल्ट्स, इट इज फॉर बायर टू इंस्पेक्ट एंड आइडेंटिफाई द फॉल्ट्स एंड नॉट परचेज द गुड्स। लेकिन ये जनरल रूल है। जहां जहां जनरल रूल, अगर आप 4 कंडीशंस एक साथ मीट करते हो, कितनी कंडीशंस? 4, तो ऐसे में गलती सेलर की मानी जाएगी, ठीक है। एज अ जनरल रूल कोई इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस नहीं है कि सेलर का गुड्स बायर के काम आए या सेलर का गुड्स बायर जो क्वालिटी का सोच रहा है उस क्वालिटी के हो, ये कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है। बिकॉज बायर को इंस्पेक्ट करके चूज करना है, गुड सेलर थोड़ी बायर का पर्पस देख के उसको देगा। तो दैट इज व्हाई एज अ जनरल रूल देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस। दिस इज बिकॉज caveat emptor applies। However, there are 4 conditions। अगर ये चारों एक साथ है, एंड कंडीशंस है, तो ऐसे में दोस्तों इंप्लाइड वारंटी या कंडीशन एग्जिस्ट, यानी कि सेलर विल बी लायबल। ध्यान से सुनना। पहला, बायर सेलर को अपनी जरूरत, अपना पर्पस बताता है। बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज सेल, कि बायर को क्यों चाहिए वो गुड्स, ये बायर सेलर को बताता है। कहने से झील ने दुकानदार को बताया था उसको पहाड़ों में चढ़ने वाला एस्तर गाड़ी चाहिए। झील ने बताया था दुकानदार को कि उसको पहाड़ों में चढ़ने वाला गाड़ी चाहिए। शी हैड मेड नोन द पर्पस टू द सेलर। दूसरा, बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। बायर रिलाइज ऑन द, क्या से झील नेवर चैलेंज माइलेज कितना है, इंजन कितना है। दुकानदार बोला मैडम ये गाड़ी पहाड़ चलेगी, तो झील बिलीव दैट। सो झील हैज रिलाइड ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। तीसरा, सेलर ऑर्डिनरीली डील्स इन दोज गुड्स, यानी सेलर उन गुड्स का व्यापारी है। Seller ordinarily deals in those goods means seller ordinarily is the trader of those goods। मतलब वो गुड्स के बारे में ज्यादा बेहतर जानता है than the buyer। तो क्या कहने से जो शोरूम का सेल्समैन है he has ordinarily deals in the cars। Lastly, goods are not sold under any patent or brand name or trademark। गुड्स किसी पेटेंट, ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क पे नहीं बेचे थे। क्या झील बोली मेरे को पहाड़ों में चढ़ने वाली सेलेरियो गाड़ी चाहिए, ऐसा वो बोली थी। सो कोई ब्रांड नेम या पेटेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये चारों शर्तें अगर एक साथ आती है, मैं वापस रिपीट करता हूं, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एंटायर सोगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज अ जनरल रूल, सेलर सेल कर रहा गुड्स बायर जो इमेजिन कर रहा है वो क्वालिटी का नहीं है या बायर के पर्पस में काम नहीं आया, is the seller responsible for it? No, which means there is no implied condition, there is no implied condition as to quality or fitness for buyer's purpose। नहीं है ये implied condition। However, as an exception, when 4 points are together, 4 चीजें एक साथ आती है, तो सेलर को हम जिम्मेदार ठहराएंगे and there is a breach of implied condition। पहला, बायर हैज मेड नोन द पर्पस टू द सेलर। बायर ने सेलर को अपना पर्पस ऑफ परचेज बताया है। लेकिन अगर गुड्स का एक ही पर्पस है तो पर्पस बताने का जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पंडित जी और अनिश में झगड़ा हो गया, पंडित जी ने ये बुक्का मारा अनिश को और अनिश का दांत ही टूट गया। अब अनिश को नया दांत लगवाना है, तो अनिश गया डेंटिस्ट के पास वो बत्तीसी लगाने के लिए, डेंचर्स बोलते हैं ना उसको इसमें इंग्लिश में। तो वो जो डेंचर्स थे, वो जो बत्तीसी था, वो लगाने के लिए अनिश गया दुकानदार के पास, बोलता है मुझे एक डेंचर बनाना है, मुझे बत्तीसी बनाना है। ये डॉक्टर ने अनिश का पूरा जॉ का वगैरह मेजरमेंट लिया और उन्होंने बत्तीसी तो बना दिया, लेकिन बत्तीसी जो थी वो अनिश के मुंह में फिट ही नहीं हो रही है। डॉक्टर लायबल है कि अनिश लायबल है? कैन डॉक्टर से, लेकिन अनिश ने तो मुझे पर्पस ही नहीं बताया उसको बत्तीसी क्यों चाहिए। कहने से बत्तीसी का एक ही पर्पस है, थोड़ी ना बत्तीसी को मुकुट बना के पहनने वाला है यार।
सो व्हेन गुड्स हैव ओनली वन पर्पस, मत बता वो पर्पस। जब एक ऑब्वियस पर्पस है उन गुड्स का, नो नीड टू टेल द पर्पस। जैसे 32 का पर्पस एक ही है, अनिश के मुंह में ठूस जाना और प्रॉपरली फिट बैठना। एंड सेकेंडली, बायर हैज रिलाइड ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। मतलब सेलर का जो एक प्रोफेशनल जजमेंट था, बायर ने उसके ऊपर विश्वास रखा, जैसे झील ने रखा। एंड सेलर ऑर्डिनरीली डील्स इन दोज गुड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखो, अगर बायर कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम मांगता है, सेलर इज बाउंड टू गिव इट, और ऐसे में सेलर का गलती नहीं है। एग्जाम्पल, सिस्का एलईडी का, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट था कि इसमें एकदम ऐसा रोशनी फैल जाता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा उजाला आ जाता है। तो लेट्स से मनीषा बोलती है, भैया मुझे सिस्का एलईडी दे दो जो बहुत ज्यादा रोशनी फैलाए। ऐसा वो कहते हैं मनीषा। भैया सिस्का एलईडी देगा, उसमें रोशनी आएगी कि अंधेरा होगा अपने को क्या मालूम, तो भैया ने सिस्का एलईडी दे दिया। सपोज सिस्का एलईडी उसको चाहिए, वैसा प्रॉपरली लाइटिंग कर ही नहीं रहा है, क्या ये सेलर का गलती है? तूने जो मांगा था वो तेरे को दे दिया सिस्का एलईडी, अब उससे रोशनी नहीं आती, हमारी क्या गलती है? दूसरा, हैप्पीडेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है, हैप्पीडेंट के एड में ऐसा दिखाया जाता है कि दांत ऐसे चमकते जैसे हेलोजन है। तो नेहल बोलती है, भैया मुझे चाहिए हैप्पीडेंट, ठीक है, जिससे दांत हेलोजन की तरह चमके। अब भैया हैप्पीडेंट देगा, भैया ने हैप्पीडेंट दिया, ठीक है, नेहल ने बहुत हैप्पीडेंट खाया, लेकिन हेलोजन की तरह दांत तो नहीं चमका, ऊपर से डायबिटीज हो गया, ये चलेगा क्या? नहीं। तो कहने से सेल तो वैलिड है, लेकिन भैया का कोई गलती है क्या? तीसरा, दोस्तों लेट अस अज्यूम दैट सिद्धार्थ जो है ना, उसने एक दिन वो एक्स परफ्यूम का एडवर्टाइजमेंट देखा। ऐसा एक्स परफ्यूम कोई लगाता है तो ऐसे लड़की लोग पीछे आ जाता है, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया। क्या हो गया पंडित जी? होता है, देखा तूने वो एडवर्टाइजमेंट? होता है ऐसा सच में? तूने ट्राई किया है मतलब? एनीवे, सिद्धार्थ जो है ना, एवरीबॉडी, सिद्धार्थ जो है ना, उसने वो परफ्यूम पूरा है, सिद्धार्थ बोलता है, भैया मुझे वो वाला एक्स का परफ्यूम दे दो जिससे सब लड़की लोग मेरे पीछे आ जाए। ऐसा बोलता है सिद्धार्थ। मेरे को ना एडवर्टाइजमेंट करना कभी लॉजिक नहीं समझा है। दो एडवर्टाइजमेंट आई नेवर अंडरस्टूड। नहीं, और एक एडवर्टाइजमेंट रहता है, मेन विल बी मेन वाला, अजीब है वो। मेरे को ना दो चीजें बॉयज की ना, बॉयज का नहीं है मतलब गलती, ओवरऑल सोसाइटी का परसेप्शन है, आज तक कभी समझी नहीं है। टू इम्प्रेस द गर्ल्स वो दो चीजें समझते हैं, पता नहीं क्यों, बट ऐसा परफ्यूम कोई अच्छा लगा है तो लड़की, अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। अच्छा, दूसरा चीज, यू हैव एवर ऐसा इमेजिन, कोई तो ऐसा येड़ा बाइकर है, वो जोर से बाइक को रेस करे, तो आप लोग ऐसा इंप्रेस हो जाती हो क्या? छपरी बोल के मैं आज तक नहीं समझा, ये लोग ऐसा अचानक आवाज विवाज करते हैं, इंजन का जोर से चलाते, उनको लगता है लड़की लोग इंप्रेस। कौन सी लड़की सोचेगी कि इसके ही पीछे बैठ के उड़ जाओ, ठीक है। एनीवेज, हाँ तो सिद्धार्थ ने पूरा वो एक्स, वो बोला मेरे को वो एक्स चाहिए जिसके, ठीक है, पीछे वो सब लोग आ जाते हैं। तो सिद्धार्थ को दुकानदार एक्स का परफ्यूम देगा, सिद्धार्थ ने मस्त एक्स लगाया, उसके पीछे सिर्फ सर्वेश आया। गाइस इन दिस पार्ट, अरे मतलब पीछे मतलब उसके साथ क्या सिद्धार्थ परफ्यूम वापस दे सकता है? देख, तूने किसी ब्रांड नेम का जिक्र किया, हमने वो ब्रांड का तेरे को गुड्स दिया, अगर वो ब्रांड वो पर्टिकुलर चीज नहीं करता है, हमारा थोड़ी गलती है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एवरीबॉडी, अगर ये स्टिपुलेशन इसेंशियल है तो कंडीशन मानेंगे, वही अगर ये स्टिपुलेशन कोलैटरल है तो वारंटी मानेंगे। एक बार सातों पॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं, हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड। इंप्लाइड कंडीशंस का मतलब वो कंडीशंस जो लॉ अज्यूम करता है एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्सप्रेस अग्रीमेंट से उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। यस, पहला कंडीशन हैज टू टाइटल। In case of sale, there is a implied condition that seller is the owner of the goods. In case of agreement to sell, seller will become the owner of the goods when ownership is to pass to the buyer. उसके बाद दोस्तों सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इधर नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट वाला समझ गया ना। उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अगर तुम मुझसे घोड़ा मांगो, क्या मैं तुम्हें गधा दे सकता हूँ? If you contract to sell peas, can I compel you to take beans? No. So ये इतना इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि caveat emptor is also not applicable. ठीक है, समझ गया ना? तो सर्वेश कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट प्लस सू आशेसर फॉर डैमेजेस। अगला है कंडीशन हैज टू सेल बाय सैंपल। इसके अंदर तीन चीजें आती है, पहला बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल, यानी मैं देवगढ़ मैंगो दिखा के बाद में पेटी बदलापुर का दे सकता है क्या? नहीं। सेकेंडली, आई शुड गिव बायर अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट वेदर बल्क एंड सैंपल आर मैचिंग, and thirdly, goods should be free from latent defect.
दोस्तों विजिबल डिफेक्ट के लिए बायर जिम्मेदार है, बट जो डिफेक्ट देख के भी नहीं पता लग रहा है उसके लिए सो गुड शुड बी फ्री फ्रॉम हिडन यानी कि लेटेंट डिफेक्ट, जो चीज इंस्पेक्ट करके दिखती ही नहीं है तो ऐसे में उसके लिए बायर थोड़ी जिम्मेदार है। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन का आप उल्लंघन करोगे, देयर इज अ ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन ऑफ सेल बाय सैंपल एंड द बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू द सेलर फॉर डैमेजेस। फिर मैंने बदलापुर का सबसे बेस्ट मैंगोज में तोड़ के लाया और सैंपल के तौर पे वो दिखाया, बट बोलते टाइम बोला देवगढ़ मैंगो। इवन देयर इज अ सेल बाय बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, देन द बल्क शुड आल्सो करस्पॉन्ड विद बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। मैं बोला था देवगढ़ हापुस है, इन रियलिटी इट वाज बदलापुर का सैंपल। अब पेटी भी मैंने बदलापुर का ही दिया, सो नाउ द बल्क इज मैचिंग विद द सैंपल बट इट इज नॉट मैचिंग विद द, ये भी नहीं चलेगा। मर्केंटेबल मतलब जो गुड्स का वो डेफिनेशन मीट करे। अगर गुड्स अनमर्केंटेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, लेकिन गुड्स एडिबल है तो वो होलसमनेस की भी कंडीशन है कि गुड्स खाने लायक है, उसके अंदर कीटाणु वगैरह नहीं है। अगर गुड्स के अंदर कीटाणु है तो भी कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है, प्लस बायर कैन सू द सेलर फॉर डैमेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एज अ सेलर गुड्स आपके काम आए या मेरा गुड्स आप जो क्वालिटी का इमेजिन कर रहे हो वो है, इज दिस एन इम्प्लाइड कंडीशन? नो। सो ये कंडीशन एज अ जनरल रूल नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शंस में है। एज अ जनरल रूल देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस कि मेरा गुड्स एक पर्टिकुलर क्वालिटी का है या मेरा गुड्स आपके लिए फिट है, ऐसी कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। However, अगर 4 कंडीशंस एक साथ आती है तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। पहला, बायर हैज मेड नोन द पर्पस टू द सेलर, बट इफ गुड्स हैव ओनली वन पर्पस देन शुड ही मेक नोन द पर्पस। जैसे डेंचर्स खरीदना है 32 ही, तो क्या उसके लिए पर्पस बताना पड़ेगा? नहीं। एंड बायर हैज रिलाइड ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर एंड सेलर ऑर्डिनरीली डील्स इन दोज गुड्स एंड गुड्स आर नॉट सोल्ड अंडर एनी। ठीक है, ये चारों के बाद भी अगर कोई उल्लंघन हुआ, ये उल्लंघन अगर मेजर है, इसेंशियल है, तो हम उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन मानेंगे, और अगर ये उल्लंघन नॉट सो मेजर कोलैटरल है तो हम उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे। मक्खन गाइस, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। आप बता पहले जी मैडम। मैं दिखाऊं ये कैसे दिख रहा है नोट्स में? एक सेकंड, हमने जो जो पढ़ा वो एक बार जस्ट आपको बता दो। कंडीशन एज टू टाइटल पढ़ा, सेलर ओनर होना चाहिए, ठीक है, सेलर विल बिकम द ओनर, अग्रीमेंट टू सेल द गुड्स में। फिर मेमो दैट कॉर्न ऑन हैबिट पे भी हमने बात किया। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में देख, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कॉम्पेल द बायर टू टेक बीन्स, ये सब हमने। होगा लायबल, होगा, तू समझ ले। एक सेकंड, मैं नेक्स्ट टाइम वापस ये समझा रहा हूँ वैसे भी, बट जस्ट लेटिंग यू नो। सेल बाय सैंपल में हमने 3 चीजें बोली। पहला, गुड शुड बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल एंड बायर शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द गुड एंड गुड शुड बी फ्री फ्रॉम ऐसा डिफेक्ट विच इज नॉट अपेरेंट, विच इज नॉट विजिबल, अपन इसको क्या नाम दिए? लेटेंट डिफेक्ट। ये भी सेम पॉइंट है, जिया तेरे लिए पढ़ रहा। सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों से सेल हो रहा है, कहना चाहिए इट शुड बी मैचिंग विद बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। हाँ, अभी कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में जिया उन्होंने पहला सेंटेंस देख क्या दिया? थाम अभी रुक। एज अ जनरल रूल ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय उस केस में जहां पे चारों पॉइंट्स एक साथ आते हैं। बायर हैज made known the purpose to the seller and buyer has relied on the skill and judgment of the seller and seller ordinarily deals on the goods and goods are not sold under any brand name, patent or trademark। ये चारों शर्तें एक साथ है तो ही ये कंडीशन है, अन्यथा नहीं है। फिर उसके बाद मर्केंटेबिलिटी का हमने चर्चा किया और हमने होलसमनेस का किया। देखिए बासी हो गया है पूरा, तो ये अलाउड नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने आज कोऑपरेट किया है। बस 2 लेक्चर का फासला है दोस्तों, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो आई एक्सपेक्ट 100% अटेंडेंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट प्रॉपरली आप सोगा मेरे साथ ही कर लेना। हमने लेक्चर 1 में डिसाइड किया कि सोगा आशीष सर के साथ होगा, तो अच्छे से मेरे साथ ये रिवाइज करके कंप्लीट भी कर देना। देखो वैसे भी प्रीलिम के लिए बाकी सब पढ़ोगे, सिर्फ सोगा ही बचेगा एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट तो छोटा है, तो ये बस मेरे साथ कर लो, हो गया फिर आपका। लॉ के लिए आपको बस अभी रिवीजन टू रिवीजन खेलते रहना है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज ओवर एंड डन फॉर द डे। वेलकम। किसका हैंडराइटिंग तुम लोग में से अच्छा है और इसको